इस दुनिया में हर व्यक्ति राशि के आधार पर अपनी राशि आत्मा को जागृत कर सकता है। किसी की राशि ड्रैगन है तो वह शैडो डिवाइन ड्रैगन आत्मा को जागृत करके एक पीढ़ी का शैडो लॉर्ड बन जाता है। किसी की राशि सांप है तो वह श्यांगलू आत्मा को जागृत करके तीनों लोकों में कत्लेआम मचा सकता है और आठों दिशाओं को अपने सामने तुच्छ समझ सकता है। और किसी की राशि कुत्ता है तो वह शाओतियान डॉग आत्मा को जागृत करके एयरलांग शेन पर सवार होकर पूरी दुनिया में युद्ध कर सकता है। लेकिन मेरी राशि घोड़ा है। पिछले जन्म में मैंने जेब्रा आत्मा को जागृत किया था। हालांकि उपचार की प्रतिभा के सहारे मैंने किसी तरह अपनी जगह बना ली थी, लेकिन अंत में एक राक्षसी जानवर के खून चूसने आने पर मुझे सन यानबीचान ने एक मुंह लार निगलकर झर से मार डाला। अब राशि जागृति के युग में प्रवेश करने में 3 घंटे बाकी हैं। पुनर्जन्म के बाद मैं तुरंत अपने घर के सबसे नजदीक वाली किताबों की दुकान पर गया और दुकानदार से एक शनहैजिंग लाने को कहा। फिर उत्साहित होकर घर वापस आया और हर पन्ने पर अपना नाम और जन्म की तारीख तथा 8 अक्षर लिख दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछले जन्म में प्राचीन बाढ़ भूमि के आगमन के बाद लोगों ने राशि आत्माओं को जागृत किया था। राक्षसी जानवरों के आक्रमण का सामना करने के साथ साथ लोगों ने एक गुप्त रहस्य भी खोज लिया था। वह यह था कि वे दिव्य पशुओं के साथ अनुबंध कर सकते थे। अपना जन्म विवरण और नाम दिव्य पशु के चित्र पर लिखने से उस दिव्य पशु के साथ रक्त अनुबंध किया जा सकता था। लेकिन प्राचीन बाढ़ भूमि के आगमन के बाद यह तरीका प्रभावहीन हो गया। हर कोई अतीत में वापस जाना चाहता था। अगर ऐसा होता तो शनहैजिंग में मौजूद भयंकर राक्षसी जानवरों के साथ अनुबंध किया जा सकता था और उसके बाद अजेय शक्ति के साथ पूरी दुनिया पर राज किया जा सकता था और प्राचीन दिव्य शक्तिशाली अस्तित्वों के साथ अनुबंध करके देवताओं के बराबर शक्ति भी प्राप्त की जा सकती थी। इसलिए दुनिया के परिवर्तन से पहले पुनर्जन्म लेने के बाद मेरा पहला काम शनहैजिंग खरीदना था और फिर उसमें अपना जन्म विवरण लिखना था। इन सब को पूरा करने के बाद ही मैंने राहत की लंबी सांस ली। प्राचीन बाढ़ भूमि के आगमन के बाद मेरी जागृत होने वाली राष्ट्रीय आत्मा वही भयानक राक्षसी जानवर होगी जिसके साथ मेरा अनुबंध सफल होगा। मैं अपने भीतर की खुशी को दबाने की कोशिश कर ही रहा था क्योंकि 1 घंटे बाद ही प्राचीन बाढ़ भूमि का आगमन होने वाला था। बहुत जल्द आसमान अचानक लाल हो गया। प्राचीन बाढ़ भूमि का आगमन हो गया। राष्ट्र जागृति का युग आ गया। हुआशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग घबरा गए। जल्द ही सभी लोगों के दिमाग में एक जानकारी आई जिससे उन्हें दुनिया में आए बदलाव के बारे में पता चला। हालांकि दुनिया बदल गई थी। प्राचीन बाढ़ भूमि का आगमन हुआ और राक्षसी जानवरों ने सफाया शुरू कर दिया। लेकिन इसी के साथ ब्लू स्टार की आध्यात्मिक ऊर्जा भी बदल गई जिससे लोग राशि आत्माओं को जागृत कर सकते थे। जागृति के बाद वे साधना कर सकते थे। भविष्य में यह अब केवल सोने चांदी की दुनिया नहीं थी बल्कि शक्तिशाली लोगों का सम्मान और कमजोर लोगों की अधीनता वाली दुनिया थी। इस समय मैं अपने शरीर में उमड़ रही शक्ति को उत्साह से महसूस कर रहा था। पहले की तुलना में यह कम से कम 100 गुना अधिक थी। हालांकि इसी समय रास्ते से गुजर रहे लोगों की बातचीत ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। पता नहीं मैं कैसी आत्मा जागृत कर पाऊंगा। मेरी राशि बाघ है। उम्मीद है कि मेरी जागृत राशि आत्मा यूमी व्हाइट टाइगर होगी। मेरी राशि कुत्ता है। उम्मीद है कि मेरी जागृत राशि आत्मा जियो यो ऑन होगी। मेरी राशि बंदर है। उम्मीद है कि मेरी जागृत राशि आत्मा लिंग युन रेड मंकी होगी। क्या इससे मुझे बेहतर रूप बदलने की शक्ति मिल जाएगी? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि बहुत ज्यादा मत सोचो। ड्रैगन कंट्री में 1.4 अरब लोग हैं। जो लोग उन शक्तिशाली जानवरों और राक्षसी जानवरों को जागृत करते हैं वे इंसानों में श्रेष्ठ होते हैं। यह संभव नहीं है कि हर जगह ऐसे लोग ही मिले। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी व्यक्ति देव स्तरीय आत्मा जागृत कर ले। आगमन समाप्त होते ही उसी क्षण सभी लोगों की राशियां जागृत हो गईं। मेरे शरीर से भी इसी समय चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकलने लगी। एक के बाद एक भयंकर राक्षसी जानवरों की परछाइयां दिखाई देने लगी। कुछ ही देर बाद लगातार दहाड़ों के साथ वे मेरी आत्मा के कक्ष में प्रवेश कर गईं। मैंने बहुत सारे दिव्य और भयंकर राक्षसी जानवरों के चित्रों पर अपना जन्म विवरण लिखा था। मेरे अनुबंध का जवाब देने वाले वास्तव में 9 थे। इस जन्म में मेरी राशि आत्मा अब झेब्रा नहीं थी बल्कि मेरे दिमाग में मौजूद ये 9 भयंकर राक्षसी जानवर थे। क्यूएनक्की, टायोटी, सुवानी, क्यूलिन, वर्मिलियन बर्ड, कुनपेंग, जुयान, 5 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन और गोल्डन विंग्ड ग्रेट पेंग। मैं इन्हें बुलाकर अपनी राशि आत्मा का वास्तविक रूप बना सकता था। इससे न केवल शरीर की शक्ति बढ़ सकती थी बल्कि हर राक्षसी जानवर के पास अपनी अलग कौशल और क्षमताएं भी थीं। इस राशि जागृति के युग में मैंने 9 महान भयंकर राक्षसी जानवरों को आत्मा के रूप में जागृत किया था। तो क्या अब मैं पूरी दुनिया में बेखौफ नहीं घूम सकता था? जब मैं अपने भविष्य की कल्पना कर रहा था तभी मेरे सबसे अच्छे दोस्त जाओनिंग का फोन आया। शितियान, तुमने कौन सी आत्मा जागृत की? मेरी राशि सांप है। मैंने एक अलग तरह के सांप को जागृत किया है। मेरी आत्मा झेब्रा है। ये जानने के बाद उसने तुरंत कहा कि आगे से वह मेरा ख्याल रखेगा। उसकी जानी पहचानी आवाज सुनकर मुझे पिछले जन्म की बातें याद आ गईं। वह वास्तव में मेरा बहुत ख्याल रखती थी। खासकर प्राचीन बाढ़ भूमि के आगमन के शुरुआती समय में शहर में बहुत सारे राक्षसी जानवर उत्पात मचा रहे थे। अगर उसकी सुरक्षा न होती तो शायद मैं बहुत पहले ही मर चुका
चुका होता। लेकिन प्राचीन बाढ़ भूमि के आगमन के 2 साल बाद एक अवशेष के लिए दूसरे लोगों से लड़ते हुए वह एक बड़ी लड़ाई में फंस गई। विरोधी पक्ष के 4 वेनरेबल शक्तिशाली लोगों ने मिलकर उसे उस अवशेष में दबा दिया। अब जब मुझे दूसरा जीवन मिला है तो इस बार मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम अभी से इतना मत अकड़ो, बाद में मेरे घर आना। फोन काटने के बाद मैं तुरंत अपनी पूर्व प्रेमिका लियू रोंग को ढूंढने चला गया। उसकी राशि भेड़ थी। पिछले जन्म में उसने लिटिल शीप राशि आत्मा को जागृत किया था। युग के बदलाव ने उसकी मानसिकता भी बदल दी थी। धीरे धीरे वह मुझे नापसंद करने लगी और अपने कुछ रूप रंग के सहारे शूलोंग के एक वरिष्ठ छात्र से जुड़ गई। जब मुझे इसका पता चला तो उसने उस व्यक्ति के साथ मिलकर मुझे बुरी तरह पीटा भी था। उसकी राशि आत्मा प्रिजन ड्रैगन थी, जो जन्म से ही आत्माओं को दबाने वाली शक्ति रखती थी, जिसके कारण मेरे भीतर जरा भी प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं बची। इस तरह उसने जबरन मेरी 3 उंगलियां कुचल दी थीं। आज पहले इन दोनों पुरुष और महिला से हिसाब चुकता कर लेता हूँ, साथ ही अपनी ताकत भी आजमा लूंगा। मैं लियू रोंग के किराए के घर पहुंचा। अभी कुछ देर पहले ही उसने मुझसे कहा था कि वह घर पर अकेली है, लेकिन इस समय वह वास्तव में उस शुलोंग के साथ ही। सच सामने आ जाने का पता चलते ही लियू लोंग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसने घमंड से मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम तो बस मेरे एक पालतू हो। अब प्राचीन बाढ़ भूमि का आगमन हो चुका है। केवल शक्तिशाली लोग ही मुझे पाने के योग्य हैं। तुम्हारे जैसे कचरे के साथ रहना मेरे लिए सिर्फ बर्बादी है। जरा ली लई को देखो, तुम किस मामले में उसके बराबर हो। इसी समय ली लई ने भी अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। लड़के, जानते हो मैं कौन हूँ? मेरी राशि ड्रैगन है। मैंने राशि आत्मा के रूप में क्यू लोंग को जागृत किया है और तुम तो बस एक बेकार आत्मा वाले हो। जेब्रा, अब तुम्हें एक मौका देता हूँ। घुटनों के बल बैठकर 100 बार सिर झुकाकर माफी मांगो, फिर लियू लोंग को खुद मेरे हवाले कर दो। तब मैं विचार कर सकता हूँ कि भविष्य में तुम्हें अपने अधीन काम करने दूं। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसे अचानक एक ऐसी शक्ति महसूस हुई जिसका विरोध करना असंभव था। वह मेरी बिना किसी दिखावे वाली सीधी मुक्के की चोट थी। मैंने सीधे एक मुक्का मारा और उसे 10 मीटर दूर उड़ा दिया। ली ले के मुंह से खून निकल रहा था। वह बुरी तरह जमीन पर पड़ा था। उसने संघर्ष करके उठने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर जैसे बिखर गया हो। यह असंभव है। तुम एक जेब्रा होकर इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? आखिर उसने क्यू लोंग को जागृत किया था। अपनी राशि आत्मा के बढ़ावे के कारण साधारण हमले उसके शरीर पर ऐसे लगते थे जैसे बस खुजली हो रही हो, लेकिन मेरे सामने वह इतना कमजोर था कि एक भी वार सहन नहीं कर सका। मुझे शरीर से हत्या की आभा निकालते हुए अपनी ओर आते देख उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि एक भयंकर राक्षसी जानवर खड़ा हो। लियू लोंग के सामने ही मैंने पिछले जन्म में अपने ऊपर हुए अपमान का बदला लिया और उसके चारों अंग जीवित अवस्था में तोड़ दिए। एक के बाद एक चीखों के बाद ली लई सीधे बेहोश हो गया। वहीं लियू लोंग का चेहरा पहले ही पीला पड़ चुका था और वह जमीन पर पड़ी कांप रही थी। मैंने तिरछी नजर से उसकी ओर देखा। अब से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे वहां से चला गया। राष्ट्रीय जागृति के बाद लोगों ने जल्द ही जात शक्तिशाली राष्ट्रीय आत्माओं की जानकारी इंटरनेट पर डाल दी। इन रैंकिंग को देखकर कुछ लोग बेहद ईर्ष्या करने लगे, जबकि कुछ लोग गुस्से से भर गए। राजा हो या मंत्री, सब किस्मत पर निर्भर है। मुझे उन ड्रैगन और टाइगर राशि वालों से कितनी जलन होती है। कोई भी एक शक्तिशाली आत्मा जागृत कर ले तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक मिनट, ये हस्की क्या चीज है? ये रैंकिंग में कैसे आ गया? पता नहीं किस प्रतिभाशाली व्यक्ति ने हस्की आत्मा जागृत कर ली है। मैंने भी यह रैंकिंग देखी। पिछले जन्म की बातें याद करते हुए मुझे पता था कि जिन लोगों ने ये शक्तिशाली राष्ट्रीय आत्माएं जागृत की थीं, वे बिना किसी अपवाद के अपने अपने क्षेत्र को हिला देने वाले शक्तिशाली लोग थे। भविष्य में वे सभी अपनी अपनी चमक बिखेरने वाले थे। ड्रैगन कंट्री की एक जगह पर एक युवक ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास अजेय शक्ति हो। उसकी आंखें खुलती और बंद होती तो उनके बीच महान मार्ग की चमक दिखाई देती थी। मैं आओ वूमिंग हूँ। मेरी राशि ड्रैगन है और मैंने राशि आत्मा ब्लैक ड्रैगन को जागृत किया है। भले ही इस जन्म में मैं ड्रैगन क्लॉ को जागृत नहीं कर पाया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। भविष्य में मैं इस प्राचीन बाढ़ भूमि की दुनिया में अपनी एक अलग दुनिया जरूर बनाऊंगा। वहीं एक और आकर्षक और रहस्यमय आंखों वाला युवक दूर की ओर देख रहा था और हाथ अपनी पीठ के पीछे बांधे हुए था, मानो वह स्वयं स्वर्ग और धरती के साथ एक हो गया हो। मैं लियू नियन हूँ। मेरी राशि सांप है और मैंने राष्ट्रीय आत्मा शांग लियू को जागृत किया है। शांग लियू की सांप आत्मा के साथ मैं निश्चित रूप से इस जागृति को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मुझे शांग लियू के साथ मिलकर सर्वोच्च स्थान हासिल करना है। दुनिया में जिन लोगों ने शक्तिशाली राष्ट्रीय आत्माएं जागृत की थीं, वे इस समय जोश से भरे हुए थे। सभी अपने भविष्य में दुनिया पर राज करने और अपनी पीढ़ी के लोगों को पीछे छोड़ने की योजनाएं बनाने लगे। लेकिन केवल मैं जानता था कि मैं वास्तव में एक ऐसा अस्तित्व था जो स्वर्ग के नियमों को भी चुनौती दे सकता था। मुझे नहीं पता कि भविष्य में दुनिया के लोग मेरी राष्ट्रीय आत्माओं को देखने के बाद कैसी प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया देंगे। कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने दोहरी राशि आत्माएं जागृत की थीं और उन्हें भी दूसरों ने खोज लिया। जब सभी लोगों को पता चला कि अनुबंध करके दूसरी राशि आत्मा भी जागृत की जा सकती है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ऐसा केवल राशि जागृति से पहले ही किया जा सकता था और दोहरी राशि आत्मा वाले लोग भी बेहद दुर्लभ थे। आखिर कौन सा सामान्य इंसान बिना किसी वजह के किसी तस्वीर पर अपना जन्म विवरण लिखेगा? इसी समय मैंने दूर से आते हुए अपने बचपन के दोस्त जो को देखा। मुझे देखते ही वह अपनी उपलब्धि दिखाने लगा। मैंने जो आत्मा जागृत की है वह एक ही शरीर में है। मेरी आत्मा एक सांप है। भले ही यह उन राक्षसों जितनी शक्तिशाली नहीं है, लेकिन इसे मध्यम स्तर की माना जा सकता है। भविष्य में जौनी बनना निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। इतना कहकर उसने अचानक अपनी राष्ट्रीय आत्मा को बुला लिया। उसके पीछे एक विशाल परछाई दिखाई दी। वह वास्तव में एक विशाल काला सांप था। उसके शरीर के पीछे एक जोड़ी पंख भी थे। उसके पूरे शरीर पर मोटी और ठंडी चमक वाली शल्कें थीं। सिर्फ एक नजर देखने से ही रोंगटे खड़े हो जाते और शरीर में ठंडक दौड़ जाती। देखा, राष्ट्रीय आत्मा का वास्तविक रूप कितना शानदार है। जल्दी से अपनी झेब्रा आत्मा भी बुलाओ और मुझे दिखाओ। मैंने बेबसी से उसकी ओर देखा। यह बचपन का दोस्त हर मामले में अच्छा था, बस अपनी उपलब्धियां दिखाने का बहुत शौकीन था और थोड़ा ज्यादा बोलता था। हालांकि उसकी राष्ट्रीय आत्मा वास्तव में काफी शानदार थी। मैंने अपनी 9 भयंकर राक्षसी आत्माओं को बुलाने की इच्छा को बड़ी मुश्किल से दबाया। अगर दूसरे लोगों को इसका पता चल जाता तो पूरा ड्रैगन कंट्री ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हिल जाती। मैंने झो नेंग को बताया कि मैंने उसे क्यों बुलाया था। मैं चाहता था कि वह मेरे साथ बाहर जाकर साधना के लिए कोई जगह ढूंढे। दुनिया के बदलने के बाद शहरों में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम थी। इसके उलट जिन जगहों पर इंसानों का आना जाना नहीं था, वहां आध्यात्मिक ऊर्जा अपेक्षाकृत अधिक थी। स्वर्गीय गुफाएं और पवित्र भूमि साधकों के बीच छीना झपटी का स्थान बन गई थी, क्योंकि यहाँ साधना करने से आधे प्रयास में 2 गुना परिणाम मिलता था। राशि आत्मा चाहे जितनी भी शक्तिशाली या कमजोर हो, हर कोई तेजी से मजबूत बनने का तरीका खोज रहा था। मैंने अपनी नजर पिछले जन्म में उस वीरान जगह पर टिकाई जहाँ कोई ध्यान नहीं देता था, क्योंकि कुछ ही समय बाद वहाँ अचानक आध्यात्मिक ऊर्जा बेहद घनी हो जाएगी। तभी लोगों को उसके बारे में पता चलेगा और वे उस जगह के लिए लड़ना शुरू कर देंगे। अंत में वह एक शक्तिशाली राशि जागृत व्यक्ति के हाथ में चली जाएगी। मेरी शुरुआत के लिए इससे उपयुक्त जगह और कोई नहीं हो सकती थी। इस समय घायल लीली बिस्तर पर दर्द से कराह रहा था। उसके माता पिता बेहद हैरान थे कि आखिर किसी ने उनके बेटे को छूने की हिम्मत कैसे की। लीजिया परिवार में एक ही घर से 2 महान प्रतिभाएं थीं। बड़ा भाई बाघ राशि का था और उसने 9 नेदर व्हाइट टाइगर को राशि आत्मा के रूप में जागृत किया था। छोटा भाई ड्रैगन राशि का था और उसने क्यू लॉन्ग को राशि आत्मा के रूप में जागृत किया था। इससे पूरे एस सिटी के लोग बेहद ईर्ष्या करते थे, लेकिन आज किसी ने उसके एक हाथ को ही काट दिया था। चिंता मत करो बेटे, वह चाहे कोई भी हो, हमारे LI परिवार के किसी व्यक्ति को छूने की हिम्मत की है तो उसका अंजाम सिर्फ एक ही होगा, मौत। इस समय मैं जाओ नेंग को लेकर उस खजाने वाली जगह पर पहुंचा, लेकिन वह यहाँ आकर बेहद निराश हुआ। यह तो बस एक सब्जियों का बगीचा है और इसमें ऐसा कुछ भी खास दिखाई नहीं दे रहा। तुमने कहा था कि यहाँ साधना की गति बढ़ सकती है, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? वह अभी सोच ही रहा था कि अचानक एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी। जाओ नंग को अपनी पीठ के पीछे कुछ महसूस हुआ और उसने स्वाभाविक रूप से अपनी गर्दन थोड़ी सिकोड़ ली। एक बदबूदार पंजा उसके सिर की खाल को छूता हुआ निकल गया। पीछे मुड़कर देखा तो एक विशाल भेड़िया, जिसका पूरा शरीर गहरे नीले रंग का था और जो आग की लपटों में घिरा हुआ था, उसे घूरते हुए दांत निकाल रहा था। यह राक्षसी जानवर ब्लू फ्लेम वुल्फ था। हालांकि जो नेंग ने स्नेक राशि आत्मा को जागृत किया था, लेकिन उसने अभी तक आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख कर साधना शुरू नहीं की थी और न ही किसी लड़ाई का अनुभव किया था। एक खूंखार राक्षसी जानवर का सामना करते ही वह अचानक डर गया। इसी समय मैं लगभग डर के मारे पैंट गीली कर चुके जाओ नेंग के सामने खड़ा हो गया और मेरी ओर झपटकर काटने आ रहे भेड़िए के मुंह पर जोरदार मुक्का मारा। ब्लू फ्लेम वुल्फ की दर्द भरी चीख सुनाई दी और मेरा मुक्का उसके शरीर को चीरता हुआ निकल गया। जो नेंग ने यह दृश्य देखा तो वह भी जमीन पर बैठ गया और उसे अपनी जिंदगी पर ही शक होने लगा। क्या झेब्रा स्नेक से भी ज्यादा शक्तिशाली है? अभी तो मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन आखिर में तुमने ही मेरी रक्षा कर दी। मैंने इस समय बेहद गंभीर होकर उसे समझाया, अगली बार जब भी किसी राक्षसी जानवर या दुश्मन का सामना हो, याद रखना कि ऐसे खड़े होकर मत रह जाना और न ही ध्यान भटकाना। लड़ाई में 1 सेकंड की देरी भी जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकती है। भविष्य में तुम्हें सिर्फ राक्षसी जानवरों से ही सावधान नहीं रहना है, बल्कि बुरी नीयत वाले लोगों से भी सावधान रहना होगा। जाओ नेंग ने सब्जियों के बगीचे में 1 सप्ताह तक साधना की। हम दोनों का स्तर माउंटेन रेल्म के मध्य चरण तक पहुंच गया। इसी समय शहर में भी बहुत बड़े बदलाव हो रहे थे। छोटे बड़े तरह तरह के संगठन लगातार सामने आ रहे थे और शक्तिशाली लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए हर तरह के तरीके इस्तेमाल कर रहे थे, ताकि भविष्य में मजबूत बनने के लिए अपनी पूंजी तैयार कर सके। मैंने भी अपना एक संगठन बनाने का फैसला किया। मैंने जाओ नेंग को कुछ भरोसेमंद लोगों को यहाँ लाने के लिए कहा और इसमें
इसमें कोई भी प्रवेश की शर्त नहीं होगी, बस इंसान का चरित्र अच्छा होना चाहिए, वह इसमें शामिल हो सकता है। ये सुनते ही जाओ नेंग की आंखें चमक उठी। तो क्या मैं इस संगठन का दूसरा सबसे बड़ा व्यक्ति बन सकता हूँ? इसलिए उसने तुरंत स्कूल के ऑनलाइन फोरम पर एक पोस्ट डाल दी और मेरे तथा उसके द्वारा बनाए जा रहे संगठन में लोगों की भर्ती की खबर फैला दी। शहर के दूसरी ओर मू परिवार में तीनों लोग खाने की मेज पर बैठे थे। सामने बैठी साफ सुथरे चेहरे वाली महिला का नाम मूवान था। उसने स्नेक राशि की आत्मा मेशा को जागृत किया था। उसकी माँ मो क्विंगवू ने रैबिट राशि की आत्मा चिलिंगयू को जागृत किया था। उसके पिता मू चिंगयांग ने तो टाइगर राशि की आत्मा ह्यूमिन व्हाइट टाइगर को जागृत किया था। यह पूरा परिवार बेहद शक्तिशाली था। वेली परिवार के लीली के अपंग होने की बात पर चर्चा कर रहे थे। पता नहीं उसने किस शक्तिशाली व्यक्ति को छेड़ दिया। इस घटना ने उन्हें चेतावनी दे दी थी। भले ही किसी ने शक्तिशाली राशि आत्मा को जागृत किया हो, फिर भी उसे अपनी शक्ति का बहुत ज्यादा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। हालांकि अगर लीली को अपंग करने वाले उस शक्तिशाली व्यक्ति को जेनहुन सेक्ट में शामिल कर लिया जाए तो संगठन को निश्चित रूप से और भी ताकत मिल जाएगी। यह कहते कहते मूवान को अपने एक जूनियर स्कूलमेट की याद आ गई। मुझे एक दोस्त की याद आई, क्या मैं उसे जेनहुन सेक्ट में शामिल करवा सकती हूँ? मू चिंगयांग अभी कुछ कहने ही वाला था कि घर में मेहमान आ गए और परिवार का खाना बीच में ही रुक गया। मूवान ने साफ देखा कि आने वाले सभी लोग जियांगझोउ सिटी के प्रभावशाली लोग थे और वे उसके परिवार के साथ कुछ सहयोग करना चाहते थे। मूवान की वहां ज्यादा बात नहीं बन रही थी, इसलिए वह अपने कमरे में वापस चली गई। उसने कंप्यूटर खोला और इंटरनेट पर कुछ खबरें देखने लगी। जल्द ही एक पोस्ट ने उसका ध्यान खींच लिया। नीचे टिप्पणियों में गालियों की बांट थी। शिटियन तो बस एक धोखेबाज है ना? वह जाओ नेंग भी बहुत दिखावा करता है। एक घटिया सब्जियों का बगीचा बना रखा है और उसे आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर साधना की पवित्र भूमि बता रहा है। एक मजाक सुनो, झेब्रा राशि आत्मा जागृत करने वाला व्यक्ति अपना संगठन बनाकर सत्ता पर कब्जा करना चाहता है। उधर मैं और जाओ नेंग दोनों ही काले पड़े चेहरों के साथ बैठे थे कि अचानक फोन बज उठा। फोन मूवन का था। शिटियान, तुम ठीक हो? मूवन की आवाज बहुत कोमल थी। यह सुनकर मुझे पिछले जन्म की वह बात याद आ गई जब उसने मुझे जेनहोन सेक्ट में शामिल होने के लिए बुलाया था। उस समय कोई भी संगठन मुझे अपने साथ नहीं लेना चाहता था। अगर मूवान ने मुझे जेनाहून सेक्ट में जगह दिलाकर सुरक्षा न दी होती तो प्राचीन बाड़भूमि के युग में मैं 5 साल तक भी जीवित नहीं रह पाता। मैंने इंटरनेट पर देखा है कि बहुत से लोग तुम्हारे खिलाफ बातें फैला रहे हैं। तुम और जाओ नेंग मुझसे मिलने आओ, हम सामने बैठकर बात करते हैं। मैं और जाओ नेंग तय समय के अनुसार मू परिवार के पास वाले पार्क में पहुंचे। मूवान ने शरीर से चिपके हुए लड़ाकू कपड़े पहन रखे थे, जिससे पहले से ही अपने भीतर की ठंडी आभा रखने वाला उसका व्यक्तित्व और भी निडर और खुला हुआ लग रहा था। कुछ देर पुरानी बातें करने के बाद मूवान ने बताया कि उसने इंटरनेट पर वह पोस्ट देखी थी। उसने कहा कि हमें जेनहुन सेक्ट में शामिल हो जाना चाहिए। उसे पहले से लगा था कि मैं मान जाऊंगा। आखिर जेनहुन सेक्ट इस शहर में सबसे तेजी से बढ़ने वाला संगठन था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं सीधे उसे ही अपने बनाए हुए शंघाई अलायंस में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर दूंगा। सीनियर, आइए, मैंने सच में एक खजाने वाली जगह खोज ली है। मूवान मेरी गर्मजोशी भरी नजरों के सामने टिक नहीं पाई और झकते हुए सिर हिला दिया। इसी समय उसके माता पिता अचानक उसके पीछे आ गए। मूवान ने भी हमारा परिचय करवाना शुरू कर दिया। पापा, मैंने पहले आपको बताया था कि मैं अपने दोस्तों को जेनहुन सेक्ट में शामिल करवाना चाहती हूँ। यही दोनों हैं। मू चिंगयांग ने हमें ऊपर से नीचे तक देखा। हालांकि हमारे चेहरे मासूम लग रहे थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारी ताकत थी। युवाओं, तुम दोनों ने कौन सी राशि आत्मा जागृत की है? हमने अपना परिचय दिया। मू चिंगयांग ने सिर हिलाया। स्नेक राशि आत्मा भले ही सामान्य हो, लेकिन इसकी नजदीकी लड़ाई की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। किसी तरह यह जेनहुन सेक्ट में शामिल होने के योग्य है। जहां तक झेब्रा राशि आत्मा की बात है, इसे भूल जाओ। ये मेरे जेनहुन सेक्ट में शामिल होने के बिल्कुल लायक नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं अचानक ठिठक गया। पिछले जन्म में जेनहुन सेक्ट में मेरा शामिल होना तो बहुत आसानी से हुआ था। सीनियर ने फोन किया और अगले ही दिन मैं खुद जेनहुन सेक्ट में रिपोर्ट करने पहुंच गया था। लगता है पिछले जन्म में मेरे जेनहुन सेक्ट में शामिल हो पाने की वजह निश्चित रूप से सीनियर की बार बार की गई विनती थी। उसने मेरे लिए सभी दबावों को अपने ऊपर ले लिया था। लेकिन इस जन्म में मैंने 9 महान भयंकर राक्षसी जानवरों को अपनी राशि आत्माओं के रूप में जागृत किया था। मैं दोबारा सीनियर को मुश्किल में नहीं डालूंगा। जेनाहुन सेक्ट के प्रमुख मूवॉन के पिता टाइगर राशि के ह्यूमिन व्हाइट टाइगर आत्मा को जागृत करने वाले इस शक्तिशाली व्यक्ति के सामने मेरी आंखों में जरा भी घबराहट नहीं थी। अंकल, आप गलत समझ रहे हैं। मैं जेनहुन सेक्ट में शामिल होने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं मूवॉन को अपने बनाए हुए शंघाई अलायंस में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर मू चिंगयांग गुस्से से उछल पड़ा। मेरी बेटी को अपने संगठन में शामिल करना चाहते हो तो फिर मुझे देखना होगा कि आखिर इस शंघाई अलायंस में कितनी क्षमता है। मैंने उसी समय मू चिंगयांग से 3 दिन बाद उसके घर आकर चुनौती देने का वादा किया। अगर मैं जीत गया तो मैं मूवान को अपने साथ ले जाऊंगा। मेरी बात सुनकर मू चिंगयांग की आंखों में अचानक चमक आ गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसकी राशि आत्मा सिर्फ झेब्रा थी, उसमें आखिर
जेनहुन सेक्ट को चुनौती देने की हिम्मत कहां से आई, लेकिन फिर भी उसने चुनौती स्वीकार कर ली। कुछ बार हंसने के बाद वह वहां से चला गया। यह खबर जल्द ही शहर की गलियों और मोहल्लों में फैल गई। कुछ लोग मेरे आत्मघाती व्यवहार को देखकर तिरस्कार करने लगे और तरह तरह की बातें करने लगे। अरे, लगता है मैंने एक बेवकूफ झेबरा को देख लिया है जो मूवमेंट के मुखिया की दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। ये कहाँ दीवार में सेंध लगाना है, ये तो सीधे नाक पर चढ़ना है। यानी मूवमेंट के मुखिया का दिल बड़ा है। अगर ये जेनहुन सेक्ट के लोगों को हरा पाया तो मैं उल्टा खड़े होकर जियांग सांजिन खाऊंगा। मैंने इन लोगों के तिरस्कार को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि मैं अपनी उस सीनियर की रक्षा करना चाहता था जिसने पिछले जन्म में मेरा बहुत ख्याल रखा था। जेनहुन सेक्ट में रहकर हासिल की गई उपलब्धियां मेरे साथ मिलकर विकास करने के सामने भला क्या मायने रखती थीं? आखिर मैं पहले ही विनाश के युग में एक बार जी चुका था। मुझे यह भी पता था कि विनाश के युग में भविष्य में कौन कौन से दुर्लभ संसाधन दिखाई देंगे। इन संसाधनों के सहारे मैं चाहे जैसे भी हो एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति तैयार कर सकता था। इसी समय जब मैं जेनहुन सेक्ट के साथ मुकाबले के लिए तैयार हो रहा था, लाई परिवार पहले ही मुझसे बदला लेने की तैयारी कर चुका था। लीमो ने अपने बुरी तरह अपंग किए गए छोटे भाई को देखते हुए प्यार से कहा, भाई चिंता मत करो, वह शितियन निश्चित रूप से मरेगा। उसने जेनहुन सेक्ट के मुखिया के सामने ही चुनौती देने की हिम्मत की है। बड़े भाई ने पहले ही लोगों का इंतजाम कर दिया है। एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति है जिसने जी टोंग डीमन बुल को आत्मा के रूप में जागृत किया है। उस समय वह सीधे उसे मार डालेगा। बिस्तर पर पड़े ली लेई का चेहरा बेहद उदास था। अगर शितियान को हजारों टुकड़ों में काट कर मार दिया जाए और उसकी लाश तक न बचे, तब भी मेरे दिल की नफरत कम नहीं होगी। बहुत जल्द 3 दिन बीत गए। जेनहुन सेक्ट के मुख्यालय में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। हर कोई मुकाबला देखने आया था। सहायक क्षमता वाला झेबरा आत्माधारक खुद मौत को बुला रहा है, वह नंबर 1 जेनहुन सेक्ट को चुनौती दे रहा है। सबकी नजरों के सामने मैं बिना किसी घबराहट के मंच पर चढ़ गया। मेरा मुकाबला एक ताकतवर आदमी से था जिसका नाम वांग हू था। उसके पीछे सुनहरी चमकती आंखों वाला एक शक्तिशाली बाघ खड़ा था। वह उसकी राष्ट्रीय आत्मा नॉर्थ ईस्ट टाइगर थी। उसने मेरी ओर बेहद तिरस्कार से देखा। अलायंस लीडर शी, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने मुझे इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने का मौका दिया। मुक्के और लातों की लड़ाई में कोई आंख मुंह नहीं देखा जाता। अगर तुम मेरे हाथों मारे गए तो बाद में मुझसे शिकायत मत करना। इतना कहकर वांग हू ने तिरस्कार से मुस्कुराया। इसके बाद उसने अपनी राष्ट्रीय आत्मा का वास्तविक रूप सक्रिय किया और मुझ पर हमला कर दिया। लेकिन मैंने बचने की कोशिश नहीं की। मैंने सीधे एक मुक्का मारा। मुंह से खून की एक धार निकली और मंच पर जा गिरी। वांग हू की आंखों में अविश्वास भर गया। सभी लोग स्तब्ध रह गए। वांग हू इतनी जल्दी कैसे हार गया? भूखा बाघ घोड़े को खा गया, ये कैसे संभव है? बाघ राष्ट्रीय आत्मा वाला घोड़ा राष्ट्रीय आत्मा वाले से हार गया? दर्शक मंच पर बैठे मुचिंग्यांग का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। असल में उसकी बेटी मुवान ने उससे शीतयान को स्वीकार करने के लिए कहा था। क्योंकि शीतयान की राष्ट्रीय आत्मा झेबरा थी, इसलिए उसे लगता था कि शीतयान के पास जेनहुन सेक्ट में शामिल होने की योग्यता ही नहीं है। लेकिन आज मुकाबला शुरू होते ही जेनहुन सेक्ट का व्यक्ति मंच पर इतनी बड़ी बेइज्जती करवा बैठा था। मुचिंग्यांग ने वांग हू की ओर उंगली उठाई। इसे बाहर ले जाओ और जेनहुन सेक्ट से निकाल दो। इसके बाद उसने भीड़ में खड़े एक मजबूत युवक की ओर देखा। न्यू बेन, अगली लड़ाई तुम्हारी है। उसे देखते ही मू वैन ने तुरंत रोकने की कोशिश की, क्योंकि इस व्यक्ति की राष्ट्रीय आत्मा पर्पल आइड डीमन बुल थी और प्राचीन बाढ़भूमि के आगमन से पहले न्यू बेन एस सिटी का सैंड प्रतियोगिता चैंपियन था। जेनहुन सेक्ट में उसकी ताकत पहले ही शीर्ष स्तर की मानी जाती थी। लेकिन बदला लेने और अपनी प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए मू चिंग्यांग ने अपनी बेटी की विनती को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने न्यू बेन को आदेश दिया, तुम्हें 3 चालों में शीतयान को हराना ही होगा। न्यू बेन वास्तव में लीमो द्वारा भेजा गया व्यक्ति था। मंच पर जाने से पहले पूरी तरह सुनिश्चित होने के लिए उसने न्यू बेन को थोड़े समय के लिए ताकत बढ़ाने वाली दवा का इंजेक्शन भी दिया था। न्यू बेन धीरे धीरे मंच पर चढ़ा। उसे महसूस हुआ कि उसकी ताकत रॉकेट की तरह बढ़ रही है। माउंटेन रेल्म का प्रारंभिक चरण, मध्य चरण और अंतिम चरण। जब वह मेरे सामने पहुंचा तब तक न्यू बेन का स्तर स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म तक पहुंच चुका था। यहाँ तक कि उसके पीछे मौजूद राष्ट्रीय आत्मा की परछाई में भी जीवंत बदलाव दिखाई देने लगा। यह दृश्य देखकर सभी लोग बुरी तरह चौंक गए। न्यू बेन वास्तव में स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म तक पहुंच गया। जेनहुन सेक्ट की नींव सच में बहुत गहरी है। यह जानना जरूरी था कि इस समय स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रियलम तक पहुंचने वाले सभी लोग इंसानों में असाधारण प्रतिभाएं थे। यही जेनहुन सेक्ट की असली ताकत थी। लगता है आज शीतयान का हारना तय है। इस समय मेरे मन में भी थोड़ी घबराहट थी। हालांकि 9 महान भयंकर राक्षसी जानवरों से मिली शक्ति के कारण माउंटेन रेल्म में मैं बिना राष्ट्रीय आत्मा की मदद के भी बेखौफ रह सकता था। लेकिन स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म का सामना करना
करना शायद मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। इसके अलावा मेरी जन्मजात आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा के कारण 9 महान भयंकर राक्षसी जानवरों में से किसी एक की राष्ट्रीय आत्मा को पूरी तरह बुलाना भी मुश्किल था। मैं अभी इसी बारे में सोच रहा था कि न्यूबेन ने सबसे पहले हमला कर दिया। उसने सीधे अपना सबसे शक्तिशाली घातक प्रहार छोड़ दिया। डीमन बुल शेक्स द स्काई। वह शेर के सामने खरगोश पर पूरी ताकत से झपटने जैसी रणनीति अपनाते हुए आया। पर्पल आइड डीमन बुल पहाड़ की तरह मेरी ओर दौड़ा। उसने मुझे सीधे कई मीटर दूर उछाल दिया। शरीर रुकते ही मेरे मुंह से खून की एक धार निकल गई। वास्तव में एक भयानक बैल है। मुझे पीछे हटकर घायल होते देखकर मंच के नीचे मौजूद दर्शकों ने जोर जोर से जयकार करना शुरू कर दिया। इस हालात को देखकर लगता है कि शीतयान को 10 सेकंड के अंदर ही न्यूबेन मार डालेगा। झो मेंग को भी डर था कि कहीं न्यूबेन मुझे मार न डाले, इसलिए वह मंच पर चढ़कर मुझे वहां से नीचे ले जाने की तैयारी करने लगा। भीड़ में छिपे लीमो ने यह दृश्य देखा और मन ही मन कहा, शीतयान, क्या तुम खुद को बहुत ताकतवर समझते थे? ताकतवर होने से क्या फायदा है? उठकर देखो, मैदान में खड़ा न्यूबेन ही। बाकी लोगों की सोच के बिल्कुल विपरीत न्यूबेन खुद बहुत अच्छी तरह जानता था कि उसका डीमन बुल शेक्स द स्काई कितना शक्तिशाली था, लेकिन वह हमला केवल मुझे 10 कदम पीछे ही धकेल पाया था। हालांकि उसने ज्यादा विचार नहीं किया। जब किसी ने उसे जिम्मेदारी सौंपी थी तो उसे वह काम पूरा करना ही था। अगले वार में वह अपने सामने खड़े इस युवक की जान लेने वाला था। जैसे ही एक तेज बैल की दहाड़ सुनाई दी, पर्पल आइड डीमन बुल की वास्तविक आत्मा पर बैंगनी रोशनी लगातार चमकने लगी। इस बार भी वही था, डीमन बुल शेक्स द स्काई। न्यूबेन ने अपनी लगभग पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा निकाल दी थी। अगर उसके सामने एक छोटी पहाड़ी भी होती तो इस वार से उसमें भी एक बड़ा छेद हो जाता। शीतयान, सावधान। इसी समय मुझे दोनों तरफ से घबराई हुई आवाजें सुनाई दी। ये जुनेंग और मुवॉन थे, जो मुझे जल्दी से मंच से नीचे उतरने की चेतावनी दे रहे थे। अगर मैं आगे भी लड़ता रहा तो सच में मेरी जान जा सकती थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं हिला। हालांकि अभी जो कुछ हो रहा था वह मेरी उम्मीद से बाहर था, लेकिन इससे मैं हार नहीं मान सकता था। इस मुकाबले में मैं सिर्फ जीतकर मुवॉन को शंघाई अलायंस में शामिल नहीं करवाना चाहता था, बल्कि इस जन्म में खुद के प्रति भी जिम्मेदार बनना चाहता था। एक बार हार मान लेना मतलब पूरी जिंदगी हार मान लेना। इस समय मेरी आंखों में अडिग दृढ़ता थी। न्यूबेन के सामने पूरी ताकत से तैयार डीमन बुल शेक्स द स्काई से मैं पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ गया और दृढ़ता से मुक्का लहराते हुए न्यूबेन की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही मैं पर्पल आइड डीमन बुल से टकराने वाला था, अचानक मेरे शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। सबसे पहले झेब्रा आत्मा मेरे शरीर से बाहर निकल आई। इसके तुरंत बाद उसने एक साफ और तेज हिनहिनाहट जैसी आवाज निकाली, मानो किसी को पुकार रही हो। सभी लोगों की हैरानी और अविश्वास भरी नजरों के सामने एक और राष्ट्रीय आत्मा मेरे शरीर को चीरकर बाहर निकल आई। उसका शरीर हिरण जैसा था, पूंछ ड्रैगन जैसी, पूरे शरीर पर चमकदार कवच था और सिर पर पैरों वाले चिलिन का रूप दिखाई दे रहा था। ये वास्तव में दिव्य पशु किलिन था। अरे, ये लड़का तो दोहरी राष्ट्रीय आत्मा वाला निकला। हुआशिया के लोगों के दिलों में किलिन एक स्वर्ग से उतरा हुआ शुभ पशु माना जाता था। अगर किसी के पास किलिन राष्ट्रीय आत्मा हो तो कुछ बड़ी राष्ट्रीय आत्माएं भी जरूरी नहीं कि उससे बेहतर हों। जिस क्षण न्यूबेन के पर्पल आइड डीमन बुल ने शीतयान की पीठ के पीछे किलिन राशि आत्मा को देखा, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में तुरंत घबराहट दिखाई दी। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। शीतयान को हराकर उपलब्धि हासिल करना हो या लिली का बदला लेना, इन सब चीजों से ज्यादा जरूरी मेरे लिए जिंदा रहना है। भले ही उसके इस व्यवहार ने जेनहुन सेक्ट की प्रतिष्ठा को पूरी तरह शर्मिंदा कर दिया था, लेकिन मु चिंगयांग ने किलिन राशि आत्मा को देखते ही समझ लिया कि अगर न्यूबेन दोबारा पर्पल आइड डीमन बुल को बुलाकर अपने शरीर की रक्षा भी करे, तब भी शायद उसका अंजाम राख बन जाना ही होगा। अलायंस लीडरशिप, जहां तक संभव हो दूसरों को माफ कर देना चाहिए। कृपया अपना हाथ रोक लें। इस बार हमारा जेनहुन सेक्ट हार मानता है। मुसेक्ट मास्टर, हमारे दोनों परिवारों के बीच मूल रूप से कोई दुश्मनी नहीं है, इसीलिए बेहतर होगा कि आप हमारे अलायंस लीडर को रोकने की कोशिश न करें। दर्शक दीर्घा में जाओनिंग खड़ा हो गया। हालांकि वह यहाँ मौजूद कई लोगों की तुलना में काफी अनुभवहीन था, लेकिन मेरी लगातार बढ़त के साथ उसके अंदर भी पहले से अलग एक आभा दिखाई देने लगी थी। अभी आपके लोगों ने घातक वार किया था और मेरे अलायंस लीडर की जान लेना चाहते थे। उस समय मुसेक्ट मास्टर ने उन्हें नहीं रोका। तो अब कृपया न्याय बनाए रखते हुए दोनों तरफ बराबर व्यवहार करें, वरना आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल होगा। मु चिंगयांग का चेहरा तुरंत बदल गया और उसकी अभिव्यक्ति भी लगातार बदलती रही। न्यूबेन को पता था कि वह अब मौत के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था। उसने अपना सिर जमीन पर पटक कर खून तक निकाल लिया और मु चिंगयांग ने भी उसके लिए विनती की, लेकिन फिर भी शीतयान की प्रचंड हत्या की इच्छा को कोई नहीं रोक सका। तो अब उसके पास सब कुछ दांव पर लगाने के
अलावा कोई रास्ता नहीं था। शीतियान, तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर तुमने मुझे मार दिया तो ली परिवार तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जिली! राष्ट्रीय आत्मा की एक भयंकर गर्जना के साथ हजारों बिजली की धाराएं सीधे न्यूबेन के शरीर पर गिर पड़ी। मैंने ठंडी आवाज में उसकी आखिरी बात का जवाब दिया। ली परिवार मेरा क्या बिगाड़ सकता है? मैं उनके एक बेटे को अपंग कर चुका हूँ, तो बचे हुए एक बेटे को भी अपंग करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर वे सच में मेरे खिलाफ खड़े हुए तो पूरे ली परिवार को खत्म करना भी मेरे लिए सिर्फ हंसी मजाक की बात होगी। जेनहुन सेक्ट के और कौन से दोस्त हैं जो आकर मेरे साथ हाथ आजमाना चाहते हैं? मेरी आवाज में हत्या की भावना साफ झलक रही थी। मंच के चारों ओर मौजूद दर्शक अब अपने उत्साह को रोक नहीं पा रहे थे। उन्हें शायद याद ही नहीं रहा कि कुछ समय पहले उन्होंने मेरे बारे में क्या क्या कहा था। अब मेरी ताकत ने उनके चेहरों पर जोरदार तमाचा मार दिया था। इसके उलट एक शक्तिशाली व्यक्ति के जन्म ने उनके दिल से निकली जयकार को जगा दिया था। शोर मचाती भीड़ में बाकी सभी से अलग लीमो का चेहरा गुस्से से लाल होकर सुअर के जिगर जैसा हो गया था। वह सिर्फ शीतियान से नफरत नहीं करता था, बल्कि आखिरी समय में लाई परिवार के साथ विश्वासघात करने वाले न्यूबेन से भी नफरत करता था। शीतियान जैसे खतरे को हर हाल में खत्म करना होगा। मंच पर मू चिंगयांग ने भी हैरानी से पाया कि ली परिवार का ली ले वास्तव में शीतियान द्वारा ही अपंग किया गया था, और उस समय शीतियान ने राष्ट्रीय आत्मा का इस्तेमाल भी नहीं किया था। ये कैसी भयानक लड़ाकू शक्ति थी। उसका बूढ़ा चेहरा अनजाने में लाल पड़ गया। उसे लगा जैसे उसने किसी बहुत महत्वपूर्ण चीज को खो दिया हो। इसके बाद उसने सीधे अपनी राष्ट्रीय आत्मा को बुलाया और उड़कर मंच पर पहुंच गया। शीतियान, इस चुनौती में हमारा जेनहुन सेक्ट हार गया। इस समय उसने जेनहुन सेक्ट की प्रतिष्ठा के बारे में सोचना भी छोड़ दिया था, सिर्फ इस बात के कारण कि शीतियान ने स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के करीब पहुंच चुके न्यूबेन को दबाकर हरा दिया था। इतना ही काफी था कि जेनहुन सेक्ट के सभी सदस्य उसके सामने सिर झुका दें। शीतियान, पहले अंकल से गलती हो गई थी। मूवान तुम्हें जेनहुन सेक्ट में शामिल करवाना चाहती थी। अंकल पूरी तरह सहमत हैं। अंकल को माफ कर दो। जेनहुन सेक्ट तुम्हारा स्वागत करता है। लेकिन मेरे जवाब ने उसे बेहद शर्मिंदा कर दिया। अंकल, मैंने जेनहुन सेक्ट को चुनौती ही मूवान के लिए दी थी। अब मैं जीत चुका हूँ, तो अब आप उसे शंघाई अलियंस में शामिल होने की अनुमति दे सकते हैं, है ना? यह सुनकर मू चिंगयांग कुछ देर के लिए पूरी तरह अवाक रह गया। इतने बड़े जेनहुन सेक्ट को शीतियान ने ठुकरा दिया और उसकी बेटी को पसंद कर लिया। इसके अलावा जेनहुन सेक्ट की नींव अभी अभी बने शंघाई अलायंस से भला कैसे तुलना कर सकती थी? लेकिन यह भी ठीक था। बेटी का शंघाई अलायंस में शामिल होना और शीतियान का जेनहुन सेक्ट में शामिल होना मूल रूप से एक ही बात थी। दोनों पक्षों के बीच हुई ये छोटी मोटी घटनाएं आगे के संबंधों को प्रभावित नहीं करेंगी। इस तरह मू चिंगयांग के कहने पर मैं मू वॉन को लेकर जेनहुन सेक्ट से चला गया। शंघाई अलायंस के किसी भी व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया कि ठंडी चमक वाली एक जोड़ी आंखें उन्हें घूर रही थीं। लीमो को अचानक एक बात समझ में आई। अभी हमला करने का सबसे अच्छा समय था, क्योंकि दोहरी राशि आत्मा जागृत करने वाले शीतियान ने पहले किलिन आत्मा को बुलाया था और फिर स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म को मार गिराने वाला घातक प्रहार किया था। अब शीतियान निश्चित रूप से अपने सबसे कमजोर समय में था। ऐसे में उसकी 9 नेटर व्हाइट टाइगर निश्चित रूप से शीतियान की कमजोर किलिन आत्मा को चीर सकती थी। कुछ देर बाद शीतियान और बाकी लोग एक अपेक्षाकृत सुनसान जगह पर पहुंचे। लीमो ने सीधे अपनी राष्ट्रीय आत्मा का वास्तविक रूप बुलाया और शंघाई अलायंस के सभी लोगों के सामने रास्ता रोक दिया। शीतियान, जल्दी से अपनी मौत स्वीकार कर लो। उसकी आक्रामक मुद्रा और उसके द्वारा दिखाई गई राष्ट्रीय आत्मा का वास्तविक रूप देखते ही मैंने तुरंत उसकी पहचान बता दी। तुम ली परिवार के लीमो हो, है ना? लीमो ने ज्यादा बातें नहीं की। उसने तुरंत अपनी राष्ट्रीय आत्मा को सक्रिय किया और एक प्रकाश तरंग छोड़ दी। यह व्हाइट टाइगर हंटिंग लाइट वेव थी। मैंने सभी लोगों को पीछे धकेल दिया और मजबूरी में इस हमले को अपने शरीर से झेल लिया। लीमो की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे तुरंत लगा कि उसका फैसला सही था। अगर शीतियान को जिंदा छोड़ दिया गया तो भविष्य में उसके मजबूत होने के बाद वह ली परिवार के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। मेरे पूरे शरीर की एक भी हड्डी ऐसी नहीं थी जिसमें दर्द न हो। मैंने जोर से चिल्लाकर सभी से कहा, किसी को पीछे मुड़कर मत देखना, जल्दी भागो। इसके बाद मैं लीमो के साथ उलझ गया। दोनों तरफ से मुक्के और लातें चलने लगीं। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, लीमो और भी ज्यादा हैरान होता गया। किलेन, आत्मा जागृत करने के बाद शीतियान को आखिर कितनी शक्ति मिली है? वह मेरे साथ इतने लंबे समय तक शारीरिक लड़ाई कैसे कर सकता है? लेकिन यह देखकर कि मैं लगातार चीलिन आत्मा को नहीं बुला रहा था, उसके चेहरे पर अनजाने में मुस्कान आ गई। क्या तुमने दोहरी राष्ट्रीय आत्मा जागृत नहीं की है? अपनी किलिन को बाहर निकालो। उसका अनुमान सही था। इस समय मैं बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च कर चुका था और किलिन को बिल्कुल भी बुलाने में सक्षम नहीं था। जैसे ही लीमो ने नई राष्ट्रीय आत्मा को सक्रिय करके मुझे मारने की तैयारी की, तभी आसमान से एक काली परछाई उड़ती हुई आई और सीधे एक जोरदार हेडबट से लीमो के कमर और पेट पर जा
जा टकराई। वह जाओनिंग था। इस समय उसका वापस आना साफ तौर पर मौत को बुलाना था। मैंने उसे डांटते हुए कहा, तुम इस समय वापस क्यों आए? जाओनिंग जमीन से एक झटके में उठ खड़ा हुआ। उसके पीछे स्नेक राशि आत्मा का वास्तविक रूप दिखाई दिया। वह लगातार फुफकार रहा था और देखने में बेहद डरावना लग रहा था। बॉस, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे भाग सकता था? हमेशा से यही होता आया है कि बॉस अपने अधीन लोगों को छोड़ता है। भला किसका अधीन व्यक्ति अपने बॉस को छोड़कर भागता है? तुम अभी न्यूबेन के साथ बड़ी लड़ाई लड़कर आए हो। इस लीमो को मैं संभालता हूँ। मूव ऑन भी पता नहीं कहां से अचानक निकलकर सामने आ गई। उसके पीछे मेडुसा की राष्ट्रीय आत्मा थी। उसकी सांप जैसी आंखों में ठंडी चमक झिलमिला रही थी और वह भी उसकी तरह ही ठंडी नजरों से लीमो को घूर रही थी। अगर तुमने शीतियन को फिर से छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लीमो ने जाओनिंग को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। जिससे उसे ज्यादा डर था वह मूवान की मेडुसा थी और उसके पीछे मौजूद जेनहुन सेक्ट भी। मूवान, क्या तुम सच में इस लड़के की मदद करने पर अड़ी हुई हो? उसने सिर्फ एक औरत के लिए मेरे छोटे भाई को अपंग कर दिया है। इस समय मूवान का चेहरा बिल्कुल नहीं बदला। मैं तुम्हें उसका एक बाल भी छूने नहीं दूंगी। दोनों के बीच बहस बढ़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब लड़ाई शुरू होने ही वाली है। तभी पता नहीं कहां से रेत का एक गुब्बार उड़ता हुआ आया और सीधे लीमो की आंखों में जा गिरा। जब उसने दोबारा आंखें खोली तब तक हम वहां से गायब हो चुके थे। रेत फेंकने वाला शंघाई अलायंस का नया भर्ती हुआ सदस्य लिनकेन था। जब झोनेंग ने ऑनलाइन भर्ती किए गए लोगों की सूची मुझे दी थी तब सैकड़ों उम्मीदवारों में मैंने एक नजर में उसका नाम देख लिया था। नाइन टेल्ड सीलियन फॉक्स लिन क्वियन उसकी राशि रैबिट थी और उसने गेल रैबिट राशि आत्मा को जागृत किया था। पिछले जन्म के अंतिम दौर में उसने नाइन टेल्ड सीलियन फॉक्स राशि आत्मा को जागृत किया था। लोगों के बीच यह बात फैली हुई थी कि उसने बहुत पहले ही नाइन टेल्ड स्पिरिट फॉक्स के एक चित्र पर अपना नाम और जन्म विवरण लिख दिया था, लेकिन उस समय उसकी उम्र बहुत कम थी, इसलिए वह इस बात को भूल गया था। और जब दोहरी राशि आत्मा का रहस्य फैल गया तब लिनचेन को भी यह बात याद नहीं आई। बाद में एक बड़ी लड़ाई के दौरान उसने अचानक अपनी दोहरी राशि आत्मा नाइन टेल्ड स्पिरिट फॉक्स को जागृत कर लिया। इसके बाद सिर्फ एक साल के भीतर वह तेजी से मजबूत हुआ और शक्तिशाली लोगों की पहली श्रेणी में पहुंच गया। लेकिन इस जन्म में उसके जागृत होने से पहले ही मैंने उसे खोज लिया और शंघाई अलायंस में शामिल कर लिया। अब उसने अपनी कमजोर राशि आत्मा की गति का फायदा उठाकर मुझे अपने अलायंस लीडर को बचाने के लिए वापस आने का साहस किया और साथ ही एक मुट्ठी रेत भी उड़ा दी। इसके बाद वह हमें लेकर युद्ध स्थल से बाहर निकल गया। हमारी लगातार प्रशंसा सुनकर लिनचेन का चेहरा शर्म से आधा लाल हो गया। इसी समय लीमो की आंखें भी गुस्से से लाल हो गईं और वह हमारे पीछे दौड़ता हुआ आ गया। वह किसी भी कीमत पर हमें मारना चाहता था, वरना लाई परिवार का अंत निश्चित था। उसने हाथ उठाकर फिर से एक व्हाइट टाइगर हंटिंग लाइट वेव छोड़ दी। इस बार मैंने उसे सीधे झेलने का फैसला नहीं किया क्योंकि अब मुझे पीछे से किसी की चिंता नहीं थी। मैं उसके हमले से बच गया और फिर से लीमो के साथ शारीरिक लड़ाई में उलझ गया। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी लीमो और भी हैरान होता गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो चुकी होने के बावजूद शीतयान अभी भी उसके साथ बराबरी की लड़ाई लड़ सकता था। लेकिन अंत में उसे लगा कि मैं उसकी 9 नेटर व्हाइट टाइगर के हाथों जरूर मरूंगा। लेकिन उसे कहां पता था कि मैं उसके साथ बराबरी की लड़ाई लड़ पा रहा था। वह सिर्फ क्यूलिन आत्मा की वजह से नहीं था। मेरे पास बाकी 8 महान भयंकर राक्षसी जानवर भी थे। 9 महान भयंकर राक्षसी जानवरों से मिली शक्ति ने मुझे अपने स्तर के भीतर अजेय बना दिया था। मैंने अपने पूरे शरीर में बची हुई आखिरी आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय किया और जबरन क्यूलिन राशि आत्मा का वास्तविक रूप बुला लिया। क्यूलिन एनहिलेशन। क्यूलिन की एक भयंकर गर्जना के साथ उसने तुरंत अपना पंजा नीचे दे मारा। अगले ही पल उसकी 9 नेटर व्हाइट टाइगर बिखर गई। लीमो भी अनिच्छा के साथ अपनी जान गंवा बैठा। इस लड़ाई में हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा। मैं भी बेहोशी की हालत में शंघाई अलायंस वापस लाया गया। जब मुझे दोबारा होश आया तब तक 3 दिन बीत चुके थे। जेनहुन सेक्ट को हराने के कारण शंघाई अलायंस का नाम बहुत प्रसिद्ध हो गया और कई लोग उसका नाम सुनकर यहाँ शामिल होने आने लगे। इनमें कई बेहद शक्तिशाली लोग भी थे, लेकिन लोगों को चुनने का मेरा सिर्फ एक ही मानदंड था, उनका चरित्र अच्छा होना चाहिए। ताकत कम हो तो धीरे धीरे उसे विकसित किया जा सकता था। शहर के दूसरी ओर कई दिनों से घर नहीं लौटे लीमो ने ली परिवार का ध्यान आकर्षित कर दिया। उसने घर पर फोन तक नहीं किया था। बिस्तर पर अपंग पड़ा ली लेई अभी भी यही कल्पना कर रहा था कि शीतयान जेनहुन सेक्ट के साथ मुकाबले में मर जाएगा। लेकिन अब लीमो का कोई पता नहीं था, इसलिए ली परिवार ने लोगों को उसके बारे में पता लगाने के लिए भेजा। अंत में एक भयानक खबर आई। पूरा ली परिवार शोक में डूब गया। शीतयान, मैं ली परिवार तुम्हारे साथ या तो झेंगे या मरेंगे। बहुत जल्द लीमो के पिता गुस्से में जेनहुन सेक्ट के मू चिंग्यांग के पास पहुंच गए, क्योंकि उनकी जांच में पता चला था कि जब लीमो का पीछा किया गया था तब मू वन भी घटना स्थल पर मौजूद थी और इसकी निगरानी कैमरे की रिकॉर्डिंग भी मौजूद थी। लेकिन ली जिमिंग ने जो उम्मीद नहीं की थी वह यह था कि मू चिंग्यांग ने शीतयान की तस्वीर
तस्वीर देखते ही गुस्से में उसे बुरी तरह कोसना शुरू कर दिया। यह शीतियन तो सच में मरने लायक है। ली जिमिंग तुरंत स्तब्ध रह गया, क्योंकि मू चिंगयांग ने वही शब्द कहे थे जो वह खुद कहना चाहता था। इसके बाद मू चिंगयांग की आंखें लाल हो गईं। ओल्ड ली, मेरी वानवान अभी बच्ची है, मेरी सिर्फ यही एक बेटी है, तुम मेरे मू परिवार का वंश खत्म मत होने देना। यह सुनकर ली जिमिन तुरंत भड़क उठा। तुम क्या नाटक कर रहे हो? मेरे ली परिवार का वंश तो पहले ही खत्म हो चुका है, मेरा बेटा मर चुका है, मू चिंगयांग ने समझाते हुए कहा। तुमने नहीं सुना क्या? इस शीतियन ने सिर्फ मेरे जनहुन सेक्ट की प्रतिष्ठा को ही नहीं गिराया, बल्कि मेरी प्यारी बेटी को भी अपने साथ ले गया, और अब उसने उसे इतनी खतरनाक स्थिति में भी डाल दिया है। अगर मैं उसे पीस कर राख भी कर दूं, तब भी मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। ली जिमिंग पूरी तरह उलझ गया। उसे बस यही लग रहा था कि इन लोगों के रिश्ते कितने उलझे हुए हैं। इस समय शंघाई अलायंस में जागृत लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। सब्जियों के बगीचे में भी तरह तरह के बुनियादी निर्माण कार्य शुरू हो गए थे। पूरा दिन व्यस्त रहने के बाद मुझे मू चिंगयांग का फोन आया। शीतियान, मैंने तुम्हें बेच दिया है। उसकी बात सुनने के बाद मैं उसका मतलब समझ गया। अंकल, आप मेरे और ली परिवार के बीच के विवाद का फायदा उठाकर पूरे ली परिवार के कारोबार को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, है ना? मू चिंगयांग ने कहा। बिल्कुल, काम हो जाने के बाद हम 60-40 के हिसाब से बांट लेंगे, लेकिन ली जिमिनक से सावधान रहना, उसके संबंध बहुत खतरनाक हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। वान वान की सुरक्षा जरूर करना। मैंने तुरंत हामी भर दी। मैं जरूर ऐसा करूंगा, मैं उसकी पूरी तरह रक्षा करूंगा। मू चिंगयांग ने मुझे एक और बात बताई। शहर के उत्तर में एक बेहद शक्तिशाली राक्षसी जानवर दिखाई दिया था। लगता था उसका नाम लाइपी स्नेक था। इस नाम की मेरे मन में बहुत गहरी याद थी। पिछले जन्म में यह शैतानी काम करने वाला सांप राक्षस लीली ने अपना राक्षसी पालतू बना लिया था। लीले की च्यूलोंग वाली आभा के सहारे वह थोड़े समय के लिए च्यूलोंग का रूप धारण कर सकता था। उसकी लड़ाकू शक्ति असाधारण थी। हम दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि इस सांप को लाई परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने का मौका बनाया जाए, और अगर जाओनेंग लाइपी स्नेक को अपने वश में कर लेता तो शायद उसकी ताकत बढ़ाने में भी बहुत मदद मिलती। लेकिन शक्तिशाली लाइपी स्नेक से निपटने के लिए एक जादुई हथियार की जरूरत थी। वह था इल्यूजरी बीस्ट बेल। शक्तिशाली राक्षसी जानवरों पर इसका बेहद मजबूत नियंत्रण प्रभाव था। अफसोस यह पता नहीं था कि अभी यह किसके हाथ में है। इसी समय शंघाई अलायंस में कुछ बिन बुलाए मेहमान आ गए। अपने अलायंस लीडर शीतियान को बाहर बुलाओ। मेरे दोहरी राशि आत्मा जागृत करने और शंघाई अलायंस को दबाकर अपनी ताकत दिखाने की खबर पहले ही एस सिटी में फैल चुकी थी। नाम सुनकर यहाँ आने वालों की लाइन लगी हुई थी, और मुझे चुनौती देकर नीचे गिराने की कोशिश करने वाले लोग भी कम नहीं थे। इन युवा प्रतिभाशाली लोगों की सोच भी बहुत सरल थी। अगर वे मुझे हरा देते तो वे तेजी से प्रसिद्ध हो सकते थे। शीतियान, जल्दी बाहर आओ। आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी छीलिन आत्मा ज्यादा शक्तिशाली है या मेरी साउथ सी ब्लैक टॉर्टर्स। मेरे बाहर आते ही पहले जो चुनौती देने वालों की भीड़ बहुत शोर मचा रही थी, वह अचानक पूरी तरह शांत हो गई। आखिरकार क्या तुम लोग ही नहीं हो जो मुझे चुनौती देने के लिए चिल्ला रहे थे? मेरी आवाज में दिखाई देने वाली शक्ति ने तुरंत सभी को शांत कर दिया, लेकिन भीड़ में से एक आवाज आई। हाँ, हम ही तुम्हें चुनौती देने आए हैं। एक जैसे यूनिफॉर्म पहने लोगों का एक समूह सिर ऊंचा करके आगे बढ़ता हुआ आया। सबसे आगे एक त्रिकोणीय आंखों वाला युवक था। उनके कपड़ों को देखकर मैं समझ गया कि वे छेंगतियान सेक्ट के लोग थे। एस सिटी में जेनहुन सेक्ट के अलावा सतह पर छेंगतियान सेक्ट को ही सबसे शक्तिशाली माना जाता था। इसलिए उसके लिए मेरे सामने इस तरह अकड़ना स्वाभाविक था कि मैं उसे बख्शने वाला नहीं था। लेकिन उसे मेरी अवमानना का एहसास नहीं हुआ और वह उपहास करते हुए हंस पड़ा। हाँ, तुम ही हो। मैंने पहले ही कहा था कि तुमने जेनहुन सेक्ट को हरा दिया है। ये जरूर कोई झूठ है। इतने बड़े जेनहुन सेक्ट को तुम जैसे आदमी ने दबा दिया। सच में उनका नाम ही बड़ा है, ताकत कुछ नहीं। एक ही बात से दोनों संगठनों के बीच तनाव पैदा हो गया। यह त्रिकोणीय आंखों वाला युवक वास्तव में अपनी ताकत को लेकर बहुत आश्वस्त था। मैं उसे लात मारकर जमीन पर गिराने ही वाला था कि अचानक मेरी नजर उसकी कमर पर पड़ी। वहां एक प्राचीन और साधारण दिखने वाली घंटी लटक रही थी। वह वास्तव में इल्यूजरी बीस्ट बेल थी, और मैं अभी सोच ही रहा था कि इसे कैसे खोजूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह मेरे सामने ही आ जाएगी। क्या छेंगतियान सेक्ट में कोई नियम कायदा नहीं है? मैंने जानबूझकर गुस्सा होने का नाटक करते हुए उन्हें डांटा। किसी के इलाके में चुनौती देने आने से पहले स्थिति भी देख लेनी चाहिए। अगर छेंगतियान सेक्ट भी इन दोस्तों की तरह सिर्फ दोस्ताना मुकाबला करना चाहता है तो मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा खेल खेलने में दिलचस्पी है। लेकिन अगर तुम साफ तौर पर मेरे साथ संबंध तोड़कर मेरे शंघाई अलायंस को कुचलकर अपना नाम बनाना चाहते हो तो फिर ज्यादा बातें मत करो, सीधे लड़ाई शुरू करो। लेकिन इसके लिए एक शर्त होनी चाहिए। मेरी बात सुनकर छेंगतियान सेक्ट के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। तुमने खुद को कभी आईने में देखा है? किस्मत से क्यूलिन जागृत हो गया और अब खुद को कोई बड़ी हस्ती समझने लगा है। तुम हमें कुचलने की बात कर रहे हो, है ना? अगर हार गए तो अपनी जान यहीं छोड़ देना। मैंने तुरंत हामी भर दी। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए। अगर मैं हार गया तो तुम्हारी कमर पर लटकी वह घंटी मेरी होगी। त्रिकोणीय आंखों वाले युवक ने अपनी कमर पर लटकी घंटी को छुआ। यह उसके परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही धरोहर थी। होंग होंग के आने के बाद इसमें और भी कुछ अजीब बदलाव हुए थे। हालांकि उसे सिर्फ
सिर्फ इतना पता था कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ा सकती है, लेकिन इसकी असली शक्ति इससे कहीं ज्यादा थी। चंगतियन सेक्ट के शिष्य भी उत्साहित हो उठे। चीफ, यह तो आपके परिवार की धरोहर है, इसे मुकाबले की शर्त कैसे बना सकते हैं? यह शीतियान तो डरपोक बनकर छिप रहा है, तुमसे लड़ने की हिम्मत नहीं है, इसलिए उसने ऐसी शर्त रखी है। त्रिकोणीय आंखों वाले युवक की आंखें सिकुड़ गईं और उसने मेरी शर्त स्वीकार कर ली। इसके बाद मैं उसके साथ शंघाई अलायंस के अखाड़े में पहुंचा। त्रिकोणीय आंखों वाले युवक ने ज्यादा बातें नहीं की। अचानक उसके पूरे शरीर से एक गर्म आभा जोरदार तरीके से फैल गई। उसके पीछे तुरंत 10 सिरों वाला एक अग्नि सांप दिखाई दिया। उसकी राष्ट्रीय आत्मा वास्तव में 10 हेडेड हंटिंग शीप स्नेक थी। यह तो सांपों की दुर्लभ राष्ट्रीय आत्मा है। सुना है इसी राष्ट्रीय आत्मा की वजह से वह चंगतियान सेक्ट का चीफ बन पाया है। त्रिकोणीय आंखों वाला युवक नीचे हो रही जोरदार चर्चा को बेहद संतुष्टि के साथ सुन रहा था। उसका दिल गर्व से भर गया। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जल्दी हार मान लो। मेरी 10 हेडेड हंटिंग शीप स्नेक के सामने आने के बाद से आज तक कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर पाया है। उसकी बात सुनते ही मेरा शरीर भी अचानक कांप उठा। इसके बाद क्यूलिन राशि आत्मा प्रकट हो गई। इन दिनों लगातार मन लगाकर अभ्यास करने के कारण मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा अब इतनी हो चुकी थी कि मैं पूरी तरह ठोस कीलिन राशि आत्मा को बुला सकता था। कीलिन के प्रकट होते ही चारों तरफ से खुशी की आवाजें गूंज उठीं। बहुत शानदार है। हालांकि हमने इसे पहले भी देखा है, लेकिन क्यूलिन राशि आत्मा को दोबारा देखकर भी दिल बहुत उत्साहित हो जाता है। वाकई ये हुआ शया का शुभ पवित्र जानवर है। उसके पंजे और पैर देखो। उस भयानक 10 हेडेड हंटिंग शीप स्नेक की तुलना में पौराणिक कीलिन का दृश्य प्रभाव साफ तौर पर ज्यादा शानदार है। त्रिकोणीय आंखों वाले युवक को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि शीतयान ने सारी सुर्खियां उससे छीन ली। उसने तुरंत 10 हेडेड हंटिंग शीप स्नेक को हमला करने का आदेश दिया। 10 हेडेड हंटिंग शीप स्नेक की राशि आत्मा का वास्तविक रूप प्रकट हो गया। उसने अपना विशाल मुंह खोला और एक के बाद एक आग की लपटें उगलने लगा, लेकिन मैं पीछे हटने के बजाय सीधे उसकी ओर दौड़ पड़ा। दोनों हाथ फैलाकर मैंने 10 हेडेड हंटिंग शीप स्नेक की गर्दन के 7वें हिस्से को पकड़ लिया, फिर उसे जोर से अखाड़े में पटक दिया। दर्द से वह लगातार चीखने लगा। अचानक उसने मेरे शरीर को कसकर लपेट लिया और मुझे जकड़कर मारने लगा। अखाड़े के नीचे जाओनिंग मुझे इस तरह जकड़ा हुआ देखकर बेचैनी से तड़पने लगा, क्योंकि वह सांप जैसी राशि आत्माओं की लड़ने की तकनीकों को अच्छी तरह जानता था। उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा था। त्रिकोणीय आंखों वाला युवक मुझे इतनी कमजोर स्थिति में देखकर एक तरफ खड़ा होकर जोर से हंसने लगा। क्या यही क्यूलिन राशि आत्मा का जागृत करता है? तुम्हारे हाथ में तो पवित्र जानवर भी एक कुत्ते से ज्यादा ताकतवर नहीं है। शंघाई अलायंस तो बस अपनी झूठी शान का प्रचार कर रहा है। उसकी बात खत्म होते ही 10 हेडेड हंटिंग शीप स्नेक के 10 सिरों ने एक साथ अपना विशाल मुंह खोल दिया। अजीब अजीब आवाजें निकालते हुए वह सबके सामने अचानक 3 मीटर हवा में उछल गया। त्रिकोणीय आंखों वाले युवक की आंखों में अविश्वास भर गया। यह कैसे संभव है? तुम बाहर कैसे निकल आए? मैंने हंसते हुए कहा। इसमें असंभव क्या है? सांपों से खेलने की तुम्हारी कला अभी पूरी नहीं हुई है। गुस्से में त्रिकोणीय आंखों वाले युवक ने फिर से राशि आत्मा की तकनीक का इस्तेमाल किया। ब्लेजिंग सन बर्न्स हेवन, एक मोटा अग्निस्तंभ बिजली की तरह आसमान से नीचे गिरा और पल भर में मुझे अपने भीतर समा लिया। आग की चमक के बीच अचानक एक के बाद एक 5 रंगों वाली चमकदार रोशनी जल उठी। ये वही था जो मैंने अपनी राशि आत्मा की तकनीक कीलिन फॉर्म को सक्रिय करके पैदा किया था। 10 हेडेड हंटिंग शीप स्नेक हैरानी से सामने देखने लगा। अचानक उसके सामने 5 रंगों की दिव्य रोशनी बिखेरता हुआ एक चिलिन सिर उठाए खड़ा दिखाई दिया। कीलिन के पूरे शरीर पर बिजली चमकी। अगले ही पल एक बिजली की धार नीचे से ऊपर की ओर उठी और अग्निस्तंभ के सहारे सीधे 10 हेडेड हंटिंग शीप स्नेक की ओर चली गई। जिन लोगों ने पहले मेरा यह हमला देखा था वे सभी हैरानी से चीख उठे। ये वही तकनीक है। उस समय जेनहुन सेक्ट में इसी तकनीक से स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के शक्तिशाली व्यक्ति को मार गिराया गया था। अगर यह सांप के शरीर पर लगेगी तो दृश्य कैसा होगा? त्रिकोणीय आंखों वाले युवक ने जल्दी से 10 हेडेड हंटिंग शीप स्नेक को राशि आत्मा का वास्तविक रूप सक्रिय करके बचने का आदेश दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बिजली की धार के प्रहार से 10 हेडेड हंटिंग शीप स्नेक का पूरा शरीर काले धुएं से भर गया और वह जोर से अखाड़े में जा गिरा। वह काफी कमजोर दिखाई दे रहा था, लेकिन उसे कोई वास्तविक गंभीर चोट नहीं लगी थी। यह देखकर त्रिकोणीय आंखों वाला युवक मुस्कुराने लगा। बाकी लोगों के मन में भी संदेह पैदा हो गया। आखिर शीतयान ने उस समय स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के राशि आत्मा जागृतकर्ता को कैसे मार डाला था? त्रिकोणीय आंखों वाले युवक ने फिर से अपना घातक हमला शुरू कर दिया और मुझे मार डालने की तैयारी करने लगा। इसी समय एक चीख सुनाई दी। वह मुवान थी। वह मेरा नाम पुकार रही थी और उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसके पीछे एक काले वस्त्र पहने व्यक्ति भी था। मैंने मुड़कर उसकी ओर देखा।
मैंने उसकी ओर देखकर उसे निश्चिंत करने वाली मुस्कान दी। राशि आत्मा जागृतकर्ताओं के लड़ने के दो तरीके होते हैं, लेकिन होंग होंग के आने के शुरुआती दौर में लोग सिर्फ राशि आत्मा के वास्तविक रूप का इस्तेमाल करना जानते थे। दूसरे तरीके के बारे में किसी ने कभी नहीं सुना था। आज मैं सभी को इसका अनुभव करवाने वाला था। वह था राशि आत्मा का शरीर में समा जाना। 10 हेडेड हंटिंग शीप स्नेक आग की लपटों के साथ मुझे कुचलने ही वाला था कि अचानक मेरा हाथ एक एलिन आर्म में बदल गया और उसने 10 हेडेड हंटिंग शीप स्नेक के हमले को रोक दिया। इसके तुरंत बाद चीलिन आर्म से बिजली की एक धार निकली। पल भर में बिजली 10 हेडेड हंटिंग शीप स्नेक के शरीर पर लिपटकर चारों ओर फैल गई। बिजली की भयंकर शक्ति के कारण 10 हेडेड हंटिंग शीप स्नेक को चीखने तक का मौका नहीं मिला और पलक झपकते ही वह बिखर गया। त्रिकोणीय आंखों वाले युवक के मुंह से भी खून निकल आया। राशि आत्मा के पलटवार के कारण वह अखाड़े में गिर पड़ा और मैं इस समय उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। मैंने उसे तिरस्कार से कहा, मैं तो तुम्हें अभी और प्रदर्शन करने देना चाहता था, लेकिन लगता है तुम्हारी किस्मत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। त्रिकोणीय आंखों वाले युवक ने मेरी शुद्ध हत्या की इच्छा को महसूस किया और उसे ऐसा लगा जैसे वह मौत की गहराई में खड़ा हो, इसलिए उसने जल्दी से हार मानकर दया की भीख मांगी। अब उसे समझ आया कि वह अभी जिस क्यूलिन फॉर्म के हमले को झेल पाया था वह सिर्फ शीतयान द्वारा जानबूझकर अपनी ताकत रोकने की वजह से था। वह सोच रहा था कि शीतयान को पैरों तले कुचल देगा, लेकिन उसे क्या पता था कि अंत में खुद वही मजाक बन गया। समझौते के अनुसार उसने चुपचाप अपने परिवार की विरासत मुझे सौंप दी। इस समय पूरे मैदान में खुशी की आवाजें गूंज उठीं। किसी ने नहीं सोचा था कि छेंगतियान सेक्ट का चीफ इतनी आसानी से शीतयान से हार जाएगा और अंत में इस्तेमाल की गई वह तकनीक भी काफी प्रभावशाली लग रही थी। सभी ने कहा कि वे शंघाई अलायंस के अधीन शामिल होना चाहते हैं। उन्हें नहीं पता था कि शंघाई अलायंस में शामिल होने के बाद शीतयान इस तकनीक के रहस्य और सार को निस्वार्थ भाव से सिखाएगा या नहीं। मू वॉन भी मेरे पास आई और उसने मुझे बताया कि उसके पिता शंघाई अलायंस में आए हैं। कमरे में पहुंचने के बाद मू चिंग्यांग ने मुझे बताया कि ली परिवार ने छेंगतियान सेक्ट के साथ हाथ मिला लिया है। इस बार चुनौती देने आने का उद्देश्य मेरी असली ताकत का पता लगाना था और उसका गुप्त रूप से शंघाई अलायंस में आना लाइपी स्नेक का शिकार करने की योजना के लिए था। वह चाहता था कि ली जिमिन को गलतफहमी हो कि वह निर्णायक समय पर उसका साथ छोड़ देगा, लेकिन अब बदला लेने के लिए ली परिवार ने प्रांतीय राजधानी के एक बड़े परिवार से भी संबंध जोड़ लिए थे। अगर ऐसा था तो अब सिर्फ ली परिवार ही हमारा दुश्मन नहीं था। मैंने तुरंत अनुमान लगा लिया कि वह कौन सा परिवार था और बिना सोचे बोल पड़ा, प्रांत का वांग परिवार। मेरी बात सुनकर मू चिंग्यांग एक बार फिर हैरान हो गया, यहाँ तक कि वह खुद भी अभी इस बात की पुष्टि करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन शीतयान ने पहले ही इसके पीछे छिपे रहस्य को उजागर कर दिया था। हालांकि मैं इस वांग परिवार के बारे में जानता था, इसका श्रेय लीली को जाता था। मेरे दिल में गहरे धन से उस बदले के कारण मैं हर समय उसकी गतिविधियों पर नजर रखता था। ली परिवार ने कुछ समय तक विकास करने के बाद वांग परिवार का सहारा लिया था और इसी वजह से बाद में वांग परिवार ने जिनहुन सेक्ट को एस सिटी से बाहर निकाल दिया था। इसी समय मू चिंग्यांग ने एक चौंकाने वाली योजना सामने रखी। वह एक बड़ा दांव खेलना चाहता था। पूरे जिनहुन सेक्ट को मेरे लिए मोहरे और दांव के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। वह जिनहुन सेक्ट के सभी गुप्त लोगों को मेरे हवाले करने वाला था। उस समय मैं इन लोगों को लेकर जिनहुन सेक्ट और ली परिवार के लोगों को एक साथ हरा दूंगा। इसके बाद शंघाई अलायंस स्वाभाविक रूप से एस सिटी का एक प्रथम श्रेणी का जागृतकर्ता संगठन बन जाएगा। मुझे समझ नहीं आया कि वह इतना बड़ा जोखिम क्यों उठा रहा था। आखिरकार मेरा उसकी बेटी के साथ गहरा संबंध था। बाहर के किसी व्यक्ति पर वह इतनी आसानी से भरोसा कैसे कर सकता था। बाद में मुझे पता चला कि उसका लक्ष्य सिर्फ ली परिवार की संपत्ति नहीं थी, बल्कि वांग परिवार भी था। मू चिंग्यांग के जाने के बाद मैं लगातार हॉल में बैठा रहा। रात होने लगी। इसी समय जाओनेंग मेरे पास आया। शीतयान, तुम्हें क्या हुआ है? जाओनेंग को कुछ अजीब लग रहा था। मू वान के एक काले वस्त्र वाले व्यक्ति को साथ लाने के बाद से शीतयान लगातार कमरे में था और बाहर नहीं निकला था। हालांकि वह काले वस्त्र वाला व्यक्ति जा चुका था। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर उसे निगल गया। इसके बाद मैंने चंगतियन सेक्ट से मिली इल्यूजरी बीस्ट बेल निकाल ली। इसे देखो, क्या यह तुम्हारे काम आ सकती है? जाओनेंग ने इल्यूजरी बीस्ट बेल ले ली। उसने अपने शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा को इल्यूजरी बीस्ट बेल में डालने की कोशिश की। लगता है इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। शायद कुछ और तरीके भी होंगे, जैसे खून से इसे अपना स्वामी बनाना वगैरह। तुमने इतनी सारी ऑनलाइन उपन्यास पढ़ी हैं। आध्यात्मिक खजाने को अपना स्वामी बनाने के कितने तरीके तुमने नहीं देखे होंगे। बस तुम्हें इस चीज को नियंत्रित करना आ जाए तो बाद में लाइपी स्नेक को वश में करते समय काफी आसानी होगी। झो नेंग के चले जाने के बाद मैंने मू चिंग्यांग द्वारा मुझे दिया गया जिनहुन सेक्ट के गुप्त सैनिकों को आदेश देने वाला पत्र निकाला। अंकल, आप तो इस खेल को बहुत बड़ा करते जा रहे हैं। आपने तो वांग परिवार पर भी हाथ डालने की हिम्मत कर ली। मू चिंग्यांग के जाने से पहले कही गई आखिरी बात यही थी कि वह इस सहयोग का फायदा उठाकर वांग परिवार की संपत्ति को अपने कब्जे में लेगा और उम्मीद करता है कि जरूरत पड़ने पर मैं उसका साथ दूंगा। अगली सुबह मैंने शंघाई अलायंस
के सभी सदस्यों को एक साथ बुलाया, शंघाई अलायंस के सभी भाइयों और बहनों। शंघाई अलायंस की स्थापना के बाद से मैं आपका अलायंस लीडर अभी तक आप सभी से औपचारिक रूप से नहीं मिला हूँ। शायद आप लोगों ने यह भी सुना होगा कि हमारी शंघाई अलायंस की सीनियर सिस्टर मू वॉन और जेनहुन सेक्ट के सेक्ट लीडर मू पिता पुत्री हैं। इन 2 दिनों में एस सिटी के उत्तर में एक शक्तिशाली राक्षसी जानवर दिखाई दिया है। जेनहुन सेक्ट हमारी शंघाई अलायंस के साथ मिलकर उस राक्षसी जानवर का शिकार करना चाहता है। मैं मंच पर खड़ा होकर काफी देर तक भाषण देता रहा। मुख्य बात बिल्कुल साफ थी, शंघाई अलायंस और जेनहुन सेक्ट सहयोगी हैं और शंघाई अलायंस में जेनहुन सेक्ट के महत्वपूर्ण लोग भी शामिल हैं। अब एक अच्छा मौका शंघाई अलायंस के सामने आया था। नीचे खड़े लोगों के बीच धीमी धीमी फुसफुसाहट होने लगी। कुछ लोगों को पता था और कुछ लोगों को नहीं। सीनियर सिस्टर मूवान वही खूबसूरत महिला हैं जो संगठन के सदस्यों के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालती हैं। अरे, मुझे तो लगा था कि मैंने गलत संगठन चुन लिया है। सोचा नहीं था कि हमारे शंघाई अलायंस की पृष्ठभूमि इतनी मजबूत होगी। तुम ये नहीं समझते। शंघाई अलायंस आखिर इतनी जल्दी कैसे उभरा? क्या यह जेनहुन सेक्ट के मंच तैयार करने की वजह से नहीं है? अलायंस लीडर ने लोगों के सामने अपनी ताकत दिखाई। अगर यह सब जानबूझकर तैयार नहीं किया गया है तो मैं तुम्हारी बात को उपन्यास में लिखी कहानी भी नहीं मानूंगा। मैंने कुछ देर इंतजार किया, फिर मैंने उनसे पूछा कि इस अभियान में कौन शामिल होना चाहता है। अब शंघाई अलायंस में ताकत के स्तर साफ तौर पर अलग हो चुके थे। शुरुआत में कमजोर और कम ताकत वाली राशि आत्मा के जागृतकर्ता एक समूह में थे। बाद में नाम सुनकर शामिल हुए शक्तिशाली राशि आत्मा जागृतकर्ता दूसरे समूह में थे। मैंने जाओ नेंग को उन लोगों के साथ खड़ा होने के लिए कहा जो इस अभियान में शामिल होना चाहते थे। जैसे ही अभियान की बात सामने आई, कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा, यह स्वाभाविक रूप से उनकी ताकत के आधार पर अलग हो गया। मैंने लगभग सभी को देखा। जुले, तुम एक टीम लेकर ठिकाने पर रुको और रोजमर्रा के काम संभालो। बाकी सभी लोग मेरे साथ चलो। इस बार हमें शंघाई अलायंस की पूरी ताकत और दबदबा दिखाना है। एस सिटी हाईवे के उत्तरी निकास पर मू चिंग्यांग जेनहुन सेक्ट के कई कुलीन योद्धाओं को लेकर काफी पहले ही सभा स्थल पर पहुंच गया था। दूर से मुझे लोगों को लेकर आते हुए देखकर मू चिंग्यांग की नजर अनायास ही कुछ दूर मौजूद एक छिपी हुई जगह की ओर चली गई। ज्यादा समय नहीं बीता और हम तय जगह पर पहुंच गए। मू अंकल, इस बार भी मुझे धन्यवाद देना होगा कि आपने शंघाई अलायंस को इस मौके में हिस्सा लेने दिया। मू चिंग्यांग ने ठंडी आवाज में हुंकार भरी और शंघाई अलायंस की टीम में मौजूद मू वॉन को हाथ से बुलाया। बदतमीज लड़की, अभी तक यहाँ क्यों खड़ी है? इधर आओ। मू वॉन इस अचानक आई सख्ती से घबरा गई। अनजाने में उसे थोड़ा बुरा लगा। मू क्विंग्यांग का रवैया अचानक इस तरह बदल जाना उस अंदरूनी बात से बिल्कुल अलग था जिसे मू वॉन जानती थी। मू वॉन को शीतियान और अपने पिता की गुप्त योजना के बारे में पता था, लेकिन इसमें वास्तव में उसका कोई हिस्सा नहीं था। अगर किसी तरह उसका संबंध था भी तो बस दोनों संगठनों के बीच एक शुभंकर की तरह। इसी वजह से मू वॉन ने अनजाने में आधा कदम पीछे हटकर मू चिंग्यांग से आधे सच और आधे मजाक के अंदाज में कहा, मैं नहीं आऊंगी। शंघाई अलायंस के सभी सदस्य स्तब्ध रह गए। अभी की स्थिति अलायंस लीडर की कही बात से बिल्कुल अलग क्यों थी? सिर्फ म्यू सेक्ट लीडर का यह गुस्सैल रवैया देखकर ही लगता था कि वह शंघाई अलायंस के साथ किसी गठबंधन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। शीतियान, इस बार बस यही एक मौका है। मू चिंग्यांग ने आवाज ऊंची करके गंभीरता से फैसला सुनाया। इसके बाद वह पलटा और जेनहुन सेक्ट के शिष्यों को लेकर लाइपी स्नेक के रहने की जगह की ओर चल पड़ा। मैंने सिर झुका लिया और हारे हुए कुत्ते की तरह जेनहुन सेक्ट की टीम के पीछे चलने लगा। लगता है अभिनय कुछ ज्यादा ही हो गया। जाओ नेंग भी हक्का बक्का था। इल्यूजरी बीस्ट बेल को अपना स्वामी बनाने की खुशी का उसे ध्यान तक नहीं रहा था। उसके सिर में बस सवाल ही सवाल थे। शीतियान, ये क्या हो रहा है? क्या मैं कुछ मिस कर गया? मैंने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय मैंने लिन चियन को अपने पास खींच लिया और बिना किसी को पता चले उसके हाथ में एक चीज रख दी। इसके बाद मैंने उसे धीरे से कुछ निर्देश दिए। उत्तरी निकास की तरफ अब सभी लोग जा चुके थे। तभी बगल की एक छिपी हुई जगह से लोगों का एक समूह बाहर आया। सबसे आगे ली परिवार का ली जिमिंग खड़ा था। टीम में मौजूद एक गरिमामय युवक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह मू चिंग्यांग कुछ ठीक नहीं लग रहा। ली जिमिंग ने तुरंत जवाब दिया, वांग यंग मास्टर, चाहे मू चिंग्यांग के साथ कोई समस्या हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना चाहिए कि वे उस सांप को खोजने जाएं। जिस युवक को वांग यंग मास्टर कहकर सम्मान दिया जा रहा था वह मुस्कुराया। एक ही वार में सबको खत्म कर देंगे। ली जिमिन की आंखों में धीरे धीरे एक खतरनाक चमक उभर आई। बिल्कुल, सबको एक साथ खत्म कर देंगे। ये जानना जरूरी था कि लाई परिवार के 2 बेटों में एक मर चुका था और दूसरा अपंग हो चुका था। इसके बाद इतना बड़ा लाई परिवार लगभग खोखला हो गया था। बदला लेने के लिए ली जिमिंग ने लगभग पूरा लाई परिवार बेच दिया था, सिर्फ इसलिए कि वह सामने मौजूद वांग यंग मास्टर और उसके पीछे मौजूद परिवार का सहारा हासिल कर सके। शुरुआत में जब ली जिमिंग ने मू चिंग्यांग से जवाब मांगा और उसे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो एक पल के लिए उसे लगा था कि मू चिंग्यांग सच में शीतियान से बहुत नफरत करता है। लेकिन समय बीतने के साथ ली जिमिंग जितना सोचता गया उसे मामला उतना ही संदिग्ध लगने लगा। सत्ता के उतार चढ़ाव के बीच ली जिमिंग ने न जाने कितनी साजिशें और चालें देखी थीं, इसलिए भले ही
मू चिंगयांग के मन में उसे नुकसान पहुंचाने का इरादा न हो, फिर भी वह मू चिंगयांग से सावधान रहता। ली जिमिंग ने एस सिटी में जनहुन सेक्ट के बाद दूसरे नंबर पर आने वाले चंगतियन सेक्ट से संपर्क किया और किसी तरह प्रांतीय राजधानी के वांग परिवार से भी संबंध जोड़ लिए। इस बार शंघाई अलायंस और जनहुन सेक्ट के राक्षसी जानवर का शिकार करने की खबर भी मू चिंगयांग ने ही उसे दी थी और उसने यह भी कहा था कि अगर वह बदला लेना चाहता है तो सही समय आने पर हमला कर सकता है। मू चिंगयांग, शंघाई अलायंस, मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे यकीन है कि वांग यंग मास्टर को भी लाइपी स्नेक के संसाधनों में काफी दिलचस्पी होगी। वांग यंग मास्टर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। अब तो मैं सच में तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। तुम वाकई समझदार आदमी हो। होंग होंग के आने के बाद राक्षसी जानवरों का शिकार करना कोई बड़ी बात नहीं रही। अगर मेरी बात हो तो मैं ऐसी चीजों का आदी हो चुका हूँ। लेकिन शंघाई अलायंस के सदस्य, यहाँ तक कि जनहुन सेक्ट के शिष्य भी अंदर ही अंदर उत्साहित थे। पहले जो अप्रिय घटना हुई थी वह उत्साह और बेचैनी के बीच बहुत पहले ही पूरी तरह भुला दी गई थी। रास्ते में दोनों पक्ष के लोग भी जल्द ही आपस में घुल मिल गए। जाओ नेंग ने चुपके से आगे चल रहे उस मू चिंगयांग की ओर देखा, जिसके आसपास ऐसा माहौल था कि कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मू अंकल का आज का व्यवहार बहुत अजीब है, मैंने अपनी आंखों के कोने को रगड़ते हुए कहा। जिस बात को समझ नहीं सकते उसके बारे में मत सोचो। मू अंकल की उम्र हो गई है, उनका थोड़ा अजीब व्यवहार करना सामान्य है। मू वान भी पूरी तरह उलझन में थी। उसे लग रहा था कि उसके पिता का रवैया शीत्यान से दूसरी बार मिलने के बाद ही बदला था। शीत्यान, तुम और मेरे पापा कहीं, मैं ऐसी हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? भले ही मैं उनकी वजह से न करूँ, फिर भी तुम्हारा ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। मुवान ने काफी देर तक मुझे घूर कर देखा। उसे हमेशा लग रहा था कि मैं उससे कुछ छिपा रहा हूँ। मुवान की चमकती आंखों को देखकर मेरे दिल में अचानक एक झटका लगा। बुरा हुआ। मू क्विंगयांग के साथ मिलकर हमने जो योजना बनाई थी उसका दांव बहुत बड़ा था, इसलिए हमने किसी को कुछ नहीं बताया था। लेकिन अब मुवान का यह व्यवहार देखकर लग रहा था कि शायद कोई अनपेक्षित स्थिति पैदा होने वाली है। सीनियर सिस्टर, कुछ मत पूछो, कुछ भी मत सोचो, थोड़ी देर बाद चाहे कुछ भी हो जाए, बस मेरे साथ रहना। क्यों? मू वान अभी और सवाल पूछने ही वाली थी कि तभी टीम के सबसे आगे चल रहे मू चिंगयांग ने अचानक जोर से आदेश दिया, सब लोग सतर्क हो जाओ। सभी लोग इधर उधर देखने लगे। मूल रूप से चौड़े हाईवे पर पहाड़ की तरफ कुछ विशाल सांपों के आने जाने के निशान दिखाई दे रहे थे। जिनहुन सेक्ट के दूसरे प्रमुख शेन फेई ने अपना चश्मा ठीक किया। वहां सांपों के आने जाने का रास्ता है। जिस राक्षसी जानवर का हमें शिकार करना है वह इसी इलाके में घूम रहा है। कुछ ही समय में सभी के हाव भाव से साफ हो गया कि वे बिल्कुल नौसिखिए हैं। यह समझना भी मुश्किल नहीं था। आखिर आधे महीने पहले तक सभी लोग सामान्य जीवन जीने के लिए मेहनत कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें धीरे धीरे और भी क्रूर होती दुनिया का सामना करना पड़ रहा था। मैं सांपों के रास्ते के पास गया और हाथ से थोड़ी मिट्टी उठाई, उसे नाक के पास ले जाकर सूंघा। मिट्टी अभी थोड़ी नम थी। समय का अंदाजा लगाते हुए मैंने कहा कि वह सांप कुछ घंटे पहले ही यहाँ से गुजरा होगा। शेन फेई ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। वह बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि मैं सांपों के रास्ते की मिट्टी को सूंघकर कैसे यह जान सकता हूँ कि लाइप आई स्नेक यहाँ से कब गुजरा था। इस समय मुझे दूसरों की परवाह करने का समय नहीं था। मैं बस अपने पिछले जीवन के अनुभव के अनुसार एक एक करके काम बांटने लगा। क्या हमारी टीम में किसी की राशि कुत्ता है? रिपोर्ट, मैं कुत्ते की राशि का हूँ। अपनी मार्शल सोल को बुलाओ और उसे लाइप आई स्नेक की छोड़ी हुई गंध का पीछा करने दो। जिनहुन सेक्ट के इस सदस्य ने अनजाने में मू चिंगयांग और शेन फेई की तरफ देखा। जब उसने देखा कि दोनों को मेरे आदेश देने पर कोई आपत्ति नहीं थी तो उसने तुरंत अपनी मार्शल सोल को बुला लिया। यह व्यक्ति कुत्ते की राशि का था। प्रलय के आने के बाद उसकी मार्शल सोल जागृत हुई थी। टा युए वुल्फ, इसे एक प्रकार की परिवर्तित मार्शल सोल माना जा सकता था। राशि की मार्शल सोल जागृत होने के बाद उसके प्रकार बहुत अधिक थे। कुछ मार्शल सोल जागृत करताओं की मार्शल सोल उनके राशि वाले जानवर के समान ही जागृत हुई थी। टा युए वुल्फ भी ऐसी ही मार्शल सोल थी। मार्शल सोल का असली रूप सामने आने के बाद वह जागृत कर्ता के आदेश का पालन करते हुए हवा में मौजूद गंध को लगातार सूंघने लगा। लाइप आई स्नेक की बची हुई गंध का पीछा करते हुए वह आगे बढ़ गया। पीछे आओ! मेरे आदेश के साथ ही वह अपनी दो लंबी टांगें चलाते हुए तेजी से आगे दौड़ पड़ा। नौसिखिए कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर उन्हें समझ आया कि इस समय उन्हें क्या करना चाहिए। मू चिंगयांग और शेन फेई पीछे से बिना जल्दबाजी के उनका पीछा कर रहे थे। शेन फेई इस समय मेरे प्रदर्शन की जमकर तारीफ कर रहा था। बड़े भाई, यह लड़का कुछ दिलचस्प है। साफ है कि ऐसी चीजों का अनुभव सभी के लिए पहली बार है, लेकिन यह ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे यह पहले ही बहुत सारे राक्षसी जानवरों का शिकार कर चुका हो। मू चिंगयांग ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी और बस कहा, शायद कुछ लोग जन्म से ही ऐसे होते हैं। हो सकता है कि वे जन्म से ही सब कुछ जानते हों। अगर हम अपनी उम्र का फायदा न उठा रहे होते तो शायद ये लोग हमें बहुत पीछे
पीछे छोड़ चुके होते। शेन फेई ने होंठ दबाते हुए कहा, बड़े भाई, मुझे क्यों लग रहा है कि आज आप थोड़े अजीब हैं। ये आपके अंदाज जैसा बिल्कुल नहीं है। 10 मिनट बाद तायुए वुल्फ पहले ही लाई पाई स्नेक की गंध का पीछा करते हुए पहाड़ के भीतर काफी दूर तक जा चुका था। तायुए वुल्फ को आगे बढ़ने में हिचकिचाते देखकर मैंने जेनहन सेक्ट के शिष्य से पूछा, आगे पीछा नहीं कर सकता? गंध बहुत घनी है और मार्शल सोल से मुझे जो एहसास मिल रहा है वो बहुत खराब है। तभी वहां पहुंचे सभी लोगों की तरफ देखते हुए मैंने कहा, सभी लोग, अब आपको जिस स्थिति का सामना करना है वह सामान्य अभ्यास जैसी आसान नहीं होगी। अब मेरी बात सुनो। जिनकी मार्शल सोल की क्षमता रक्षा पर अधिक केंद्रित है वे बाहर की तरफ खड़े होकर अपनी मार्शल सोल का असली रूप बुलाएं। जिनकी मार्शल सोल हमला करने पर अधिक केंद्रित है वे अपनी मार्शल सोल बुलाएं और किसी भी समय उसका असली रूप प्रकट करने के लिए तैयार रहें। जब तक आपको मेरी तरफ से अगला आदेश नहीं मिलता तब तक बस टीम के साथ धीरे धीरे आगे बढ़कर खोज करते रहो। लाई पाई स्नेक का शिकार करना सुनने में आसान था, लेकिन असल स्थिति इतनी जटिल थी कि चुनना भी मुश्किल था। आपको पता होना चाहिए कि पिछले जीवन में भी इंसानों ने राक्षसी जानवरों का शिकार करने के लिए जो कीमत चुकाई थी, जो सबक सीखे थे, वे इंसानों के जंगली अवस्था से सभ्यता की ओर बढ़ने की कीमत से बिल्कुल कम नहीं थे। जैसे जैसे टीम की खोज का दायरा बढ़ता गया, सभी को हवा में एक हल्की सी गंध महसूस होने लगी। मैंने तुरंत इसी समय आदेश दिया, जिन जिन लोगों की राशि सांप है और जिनकी मार्शल सोल जागृत हुई है, अपनी मार्शल सोल का असली रूप प्रकट करो। पलक झपकते ही पहाड़ के जंगल में ऐसा लगने लगा जैसे सैकड़ों सांप एक साथ नाच रहे हों। उसी समय टीम से कुछ ही दूरी पर अचानक एक तीखी फुफकार सुनाई दी। सांप जैसे राक्षसी जानवरों की सबसे स्पष्ट विशेषता यही थी कि वे अपनी ही प्रजाति के किसी दूसरे सदस्य को अपने क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं करते थे। तभी पहाड़ी रास्ते पर जोरदार गर्जना सुनाई दी। अगले ही पल पूरे शरीर पर घने फोड़े से ढका एक विशाल सांप सभी की नजरों के सामने आ गया। जाओ नेंग ने पहली नजर में लाई पाई स्नेक को देखा तो उसकी दोनों आंखें बैल की आंखों जैसी फैल गईं। हे भगवान, ये चीज बहुत शोर करती है। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और सभी को आदेश देता रहा, घबराओ मत, रक्षा वाली मार्शल सोल राक्षसी जानवर के पहले हमले को रोकेगी। टीम में जिन लोगों के पास दूर से हमला करने की क्षमता है वे तुरंत हमला करो। जो भी क्षमता है सब इस्तेमाल करो। ब्लेजिंग स्टॉर्म, आइस सोल रोर, वुडबेल एंटेंगलमेंट। एक पल में पूरा दृश्य ऐसा लगने लगा जैसे किसी ऑनलाइन गेम में कोई गिल्ड अपना बफ सक्रिय कर रहा हो। एक के बाद एक हमले उस लई पाई स्नेक की तरफ जा रहे थे जो अपनी ही प्रजाति की गंध से आकर्षित होकर यहाँ आया था। हमलों की पहली तेज बौछार अभी खत्म ही हुई थी कि मैं सबसे आगे बढ़कर भीड़ से बाहर निकल गया। एक आत्मा और 5 आत्माएं हवा में उभरी। मैंने लई पाई स्नेक की ओर बढ़कर जोर से एक हथेली मारी। सभी लोग ऐसे देख रहे थे जैसे कोई देवता धरती पर उतर आया हो। वे अपनी आंखों के सामने शीतयान को लाई पी स्नेक के साथ उलझते हुए देख रहे थे। हैरानी के कारण कुछ लोग तो यह तक भूल गए कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। इसी समय भीड़ के बीच से अचानक मु चिंग्यांग की आवाज आई, समय आ गया है, अभी तक हाथ पर हाथ रखकर क्यों खड़े हो? उसने मुझे जोर से जमीन पर पटक दिया। चाचा, जब मैं इस जानवर से लड़ रहा हूँ तो क्या आप उन्हें भी हमला करने का आदेश दे सकते हैं? कहीं ऐसा ना हो कि वे गलती से मुझे घायल कर दें। मेरी बातों में शिकायत का भाव भरा हुआ था। कोई भी सुनता तो ऐसा लगता जैसे मैं मु चिंग्यांग पर आरोप लगा रहा हूँ। लाई पी स्नेक के पास इंसानों जितने विचार नहीं थे। उसने मुझे चोट पहुंचाने के बाद तुरंत और भी ज्यादा जोरदार हमले शुरू कर दिए। कम से कम लाई पाई स्नेक की नजर में इस समय उसे नुकसान पहुंचा सकने वाला इंसान सिर्फ मैं था, जिसने क्यूलिन मार्शल सोल को बुलाया था। एक पल में राक्षसी जानवर के शिकार का पूरा दृश्य अचानक बेहद अस्त व्यस्त हो गया। चीख पुकार और हैरानी की आवाजें लगातार सुनाई देने लगीं। जेनहुन सेक्ट के लोगों की स्थिति फिर भी ठीक थी। आखिर उनके सेक्ट मास्टर मु चिंग्यांग वहां मौजूद थे और पूरी स्थिति पर नजर रख रहे थे। भले ही सब कुछ कितना भी अस्त व्यस्त क्यों ना हो, जब तक वे सेक्ट मास्टर की मौजूदगी देख सकते थे वे निश्चिंत रह सकते थे। लेकिन शांघाई अलायंस के लोग पूरी तरह उलझ गए और अपनी व्यवस्था खो बैठे। स्थिति उनके लिए बेहद गलत होती जा रही थी। जॉ नेंग ने दूर से स्थिति संभाल रहे मु चिंग्यांग को गौर से देखा। उसके मन में लगातार यह एहसास हो रहा था कि आज राक्षसी जानवर का शिकार करने के लिए निकलने के बाद से उसने जो भी चीज देखी है उसमें कुछ न कुछ गलत था। वह पूरे रास्ते यही सोचता आया था कि मु चिंग्यांग आज बहुत असामान्य व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन अब जब उसने शीतयान के किए गए हर काम के बारे में ध्यान से सोचा तो क्या वह भी असामान्य नहीं था? झो नेंग के मन में शीतयान की छवि कभी भी आज जैसी जल्दबाज और लापरवाह नहीं थी। भले ही शीतयान की मौजूदा ताकत अब इतनी अधिक हो चुकी थी कि झो नेंग उसका
अंदाजा तक नहीं लगा सकता था, लेकिन वह वही भाई था जिसे उसके साथ बड़े क्लास के छात्रों ने परेशान किया था। शीतयान कभी भी लापरवाह व्यक्ति नहीं था। सामने से मार खाने के बाद वह पीछे से तुरंत किसी न किसी तरीके से हिसाब चुकता करने की योजना बना लेता था और इतना साफ सुथरा करता था कि पीड़ित व्यक्ति को इसका जरा भी अंदाजा नहीं हो पाता था। इसलिए जाओ नेंग ने लगभग बिना सोचे जोर से चिल्लाया, शंघाई अलायंस के सभी लोग मेरी तरफ आओ। उसे जाओ नेंग को लड़ाकू विभाग की जिम्मेदारी देने का असर तुरंत दिखाई देने लगा। जाओ नेंग जानता था कि उसकी अपनी ताकत ज्यादा मजबूत नहीं है, इसलिए वह लड़ाकू सदस्यों के अनुशासन को लेकर बहुत सख्त था। जाओ नेंग के आदेश के साथ ही जो लोग अभी तक आपस में उलझे हुए थे वे कुछ ही पलों में अलग अलग हो गए। जनहुन सेक्ट और शंघाई अलायंस के बीच की सीमा साफ दिखाई देने लगी। ब्रदर जाओ, अचानक क्या शंघाई अलायंस के सदस्य की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जाओ नेंग ने तुरंत फिर आदेश दिया, सभी लोग सावधान। इसी समय जंगल के भीतर से बूढ़ी बत्तख की आवाज जैसी हंसी सुनाई दी। हो ब्रदर मू, यही वह समय है जिसके बारे में तुम कह रहे थे। जंगल के भीतर से ली जिमिंग और उसके लोग हंसते हुए धीरे धीरे बाहर निकल आए। जाओ नेंग की पुतलियां अनायास ही थोड़ी सिकुड़ गईं। मू वान ने लगभग पहली ही नजर में ली जिमिंग की पहचान बता दी। उसके चेहरे पर भी हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। जाओ नेंग ने मू वान के चेहरे पर आए बदलाव को पकड़ लिया। उसके दिल में अचानक एक झटका सा लगा। ये घेराबंदी मूल रूप से शंघाई अलायंस और जनहुन सेक्ट के बीच होनी थी। तर्क के अनुसार ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए थी जिसके बारे में मू वान तक को जानकारी ना हो, लेकिन इस समय मू वान की प्रतिक्रिया साफ बता रही थी कि वह वास्तव में कुछ भी नहीं जानती थी। आभा नाम की चीज बहुत अजीब होती है। कभी कभी नेता की आभा में जरा सा भी डगमगाव आ जाए तो नीचे के लोग भी उसके साथ घबरा कर अव्यवस्थित होने लगते हैं। क्या हो रहा है? क्या हुआ? इन लोगों को देखकर लग रहा है कि ये काफी दुश्मनी लेकर आए हैं। नहीं, ये लोग हमारे लिए ही परेशानी खड़ी करने आए हैं। मू वान ने तुरंत मू चिंगयांग की तरफ चिल्लाकर कहा, पापा आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, है ना? मू चिंगयांग ने आंखों में कोमल भाव लिए अपनी बेटी को देखा। वान वान इधर आ जाओ, दामू वान। मू वान पर जैसे बिजली गिर गई हो। इस पूरी घटना के पीछे छिपी पेचीदगियों ने उसे पूरी तरह उलझा दिया था। यहाँ तक कि अचानक उसका दिमाग जैसे सोचने की क्षमता ही खो बैठा। उस बदमाश लड़के में ऐसा क्या अच्छा है कि तुम उसके लिए अपने जन्म देने और पालने वाले माता पिता तक को छोड़ने के लिए तैयार हो गई? अब चुपचाप मेरे पास आ जाओ। क्या हमारे पिता पुत्री के बीच अभी भी कोई रिश्ता बचा है? ली जिमिंग हंसते हुए बोला, ब्रदर मू अब ये नाटक बंद करो। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है कि तुम अपनी बेटी को छोड़ने के लिए तैयार हो।